अध्याय 11 भौतिक विज्ञान 47 अंक। जब परीक्षा का पेपर झो पेंग के चेहरे पर फेंका गया तो पूरी कक्षा में हंगामा मच गया। कुछ उदास लग रहे थे, लेकिन इससे भी अधिक आश्चर्य के भाव थे, क्योंकि जू लैन कक्षा एक की होमरूम शिक्षिका थी और छात्र प्रबंधन के प्रति सख्त थी। उन्होंने जो भौतिकी विषय पढ़ाया था वो कक्षा एक में लगातार अच्छा प्रदर्शन करता था। यहां तक कि सबसे खराब छात्र भी कभी असफल नहीं हुए। हालांकि झो पेंग के ग्रेड अपने 3 साल के जूनियर हाई के दौरान औसत थे, लेकिन वो हर विषय में 80 से अधिक अंक हासिल करने में सफल रहे। इस 47 अंक ने वास्तव में सभी को चौंका दिया। परीक्षा पत्र झो पेंग के चेहरे से टकराने के बाद वो जमीन पर गिर गया। झो पेंग ने भौहें चढ़ा दी, लेकिन कुछ नहीं कहा। नीचे झुका, कागज उठाया और शांति से कहा, धन्यवाद शिक्षक। पूरी कक्षा में फिर से हंगामा मच गया। धन्यवाद, धन्यवाद? क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं? जू लैन गुस्से से चिल्लाई। उसका चेहरा लाल हो गया। यह किस तरह का रवैया है? क्या तुम मुझे उकसा रहे हो? आप वास्तव में मेरे द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय में केवल 47 अंक प्राप्त करने की हिम्मत करते हैं? मैंने नहीं किया। झो पेंग शांत और अशांत रहे, लेकिन इस समय जू लैन पहले से ही उन्माद की स्थिति में थी। नहीं, अपने टेस्ट पेपर को देखें। आप अद्भुत हैं। आपने 100% सटीकता दर के साथ सभी प्रश्न सही पाए हैं और बाकी को खाली छोड़ दिया गया था। इसका क्या मतलब है? लिखने में बहुत आलसी या जवाब देने के लिए तिरस्कारपूर्ण? क्या आप नहीं जानते कि यह कैसे करना है? आप नहीं हैं। आप बस नहीं लिखेंगे। यदि आप मुझे उकसा नहीं रहे हैं तो क्या है? मैं भूल गया। किसी कारण से ये प्रश्न 20 साल पहले सीखे गए ज्ञान की तरह महसूस हुए। मुझे स्पष्ट रूप से याद नहीं है। मैं केवल उन सवालों के जवाब दे सकता था जो मुझे अभी भी याद है। झो पेंग ने ईमानदारी से कहा, भूल गए? 20 साल? मैंने यहां की समस्याओं का अध्ययन एक सेमेस्टर से भी कम समय में किया, और आपने मुझे बताया कि आप उन सभी को भूल गए। इसके अलावा इस पेपर में आधे से अधिक प्रश्नों का परीक्षण पिछले सप्ताह की प्रश्नोत्तरी में पहले ही किया जा चुका था। क्या आपने पिछले सप्ताह उन सभी 80 से अधिक अंकों की प्रतिलिपि बनाई? हां, वो शिक्षक है। मुझे एक अजीब बीमारी है जो मेरी याददाश्त को प्रभावित करती है। कल हुई कई चीजें ऐसा लगती है जैसे वे 20 साल से गुजर रही है। मैं उन्हें स्पष्ट रूप से याद नहीं कर सकता। झो पेंग ने ईमानदारी से कहा। पूरी कक्षा ठहाका लगाने लगी। जू लैन ने असंतोष में चारों ओर देखा। आप किस पर हंस रहे हैं? क्या ये मजाकिया है? वो झो पेंग को घूरने के लिए मुड़ा। झो पेंग, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे स्वभाव और बुद्धि का परीक्षण कर रहे हैं, और तुम बीमार हो। मुझे मेडिकल रिकॉर्ड दिखाओ। 20 साल? आप 100 साल क्यों नहीं कहते? वास्तव में यह केवल 20 साल है और मैं 100 तक जीवित नहीं रह सकता हूं। बस झो पेंग। जू लैन पहले से ही गुस्से से पाठ को सुनो। हर कोई 90 से ऊपर अंक प्राप्त करने वालों को गलत प्रश्नों को 5 बार कॉपी करना चाहिए। 80 अंक प्राप्त करने वालों को गलत प्रश्नों को 10 बार कॉपी करना चाहिए। यदि आप 80 से कम स्कोर करते हैं तो इसे 20 बार कॉपी करें। झो पेंग, आप इसे 100 बार कॉपी करें। इसे कल सुबह जमा करें, और इसे भूलने या लाने का कोई बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि आप कल भुगतान नहीं करते हैं तो अपने माता पिता से मुझे स्थिति समझाने के लिए कहें। अब विषय के बारे में बात करते हैं। निश्चित रूप से झो पेंग खड़े होकर पूरी कक्षा के लिए सुनते रहे, लेकिन उन्होंने बहुत ध्यान से सुना, विशेष रूप से उन सभी सूत्रों और मुख्य बिंदुओं को नोट किया जो उन्होंने लाल कलम में नहीं किए थे। जू लैन ने झो पेंग को कई बार ध्यान से देखा। उसे हर सवाल को ध्यान से याद करते हुए देखा। वो मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन आश्चर्य कर सकती थी कि क्या वो वास्तव में इन सवालों का जवाब नहीं दे सकता है। कक्षा के बाद झो पेंग तुरंत अपनी सीट पर बैठ गया और चेन युआन को बुलाया। चेन युआन,
बूढ़े आदमी को मालिश दो। जी श्रीमान। जैसे ही वो बोला, चेन युआन ने झो पेंग की पीठ में मुक्का मारा। ओ माय, तुम बूढ़े आदमी, आपका सर। उन दोनों ने एक दूसरे को छेड़ा और मजाक किया। हो, मैंने कहा, आज तुम्हारे साथ क्या गलत है? इतना कठिन ओल्ड जू के साथ आमने सामने जाना। चेन युआन ने झो पेंग की पीठ थपथपाते हुए कहा। झो पेंग ने गुनगुनते हुए चेन युआन की मालिश का आनंद लिया। मैं उसके खिलाफ नहीं जा रहा था, मैं सिर्फ सच कह रहा था। ओह, कोमल बनो। चेन युआन के हाथों को सख्त और सख्त होते हुए महसूस करते हुए झो पेंग जल्दी से खड़ा हो गया। एक क्लास नोट पर झुकने से अपने पीड़ादायक शरीर को हिलाया, डेस्क पर टेस्ट पेपर उठाएं और कहा, ठीक है जियो युआनजी, आप पीछे हट सकते हैं, मुझे पढ़ना है। इतना कहकर वो आगे की पंक्ति की ओर लड़खड़ा गया। जब वो सामने की पंक्ति में पहुंचा तो उसने बाई ओर सोंग कियान पर नजर डाली, जो सहपाठियों के साथ बातचीत कर रहा था। फिर एक पल के लिए सोचा और दाई ओर ली फैंगजिंग के बगल में बैठ गया। ली फैंगजिंग, दो प्रश्न हैं जो मुझे कक्षा में ठीक से समझ में नहीं आए। क्या आप उन्हें समझाने में मेरी मदद कर सकते हैं? ली फ एंगजिंग अध्ययन समिति के सदस्य हैं, जिनके पास सभी विषयों में अच्छे ग्रेड हैं और अपेक्षाकृत सहज व्यक्तित्व है। अधिकांश सहपाठी उनसे अपनी पढ़ाई के बारे में सवाल पूछना पसंद करते हैं। इस समय सोंग कियान के साथ बातचीत कर रही एक महिला सहपाठी ने झो पेंग को चिढ़ाया। ओह, क्या झो पेंग ने हमेशा कियान से भौतिकी के सवालों के बारे में पहले नहीं पूछा था? आखिरकार कियान भौतिकी वर्ग का प्रतिनिधि भी है। दरअसल सोंग कियान को कबूल करने से पहले जब भी झो पेंग के पास भौतिकी के प्रश्न होते तो वो उससे पूछता था। अगर कोई समस्या न होती तो भी वो उन्हें पैदा कर देता। आखिरकार जब प्रश्न होते थे तो कक्षा प्रतिनिधि से पूछना ही वैध था। लेकिन जब से उनका कबूलनामा खारिज कर दिया गया, झो पेंग ने शायद ही कभी सोंग कियान को परेशान कियान। उसने कुछ नहीं कहा, बस स्वाभाविक रूप से और उदारता से उसे देखकर मुस्कुराया, और उस मुस्कान ने सोंग कियान को क्षण भर के लिए स्तब्ध कर दिया। वास्तव में स्वीकारोक्ति के लिए खारिज सोंग कियान के सामने कुछ हद तक असुरक्षित व्यवहार किया है, खासकर जब अन्य सहपाठी उसके और सोंग कियान के बारे में मजाक करते हैं। कभी कभी जब संपर्क अपरिहार्य होता है तो वो घबरा भी जाता है। लेकिन अब झो पेंग ने 20 साल बाद ही जीवन का अनुभव कर लिया है और मानसिक रूप से अपने 30वें दशक में है। इस तरह की अजीबता के लिए जो आमतौर पर केवल लड़के और लड़कियों में होती है, ये निश्चित रूप से उसके साथ मौजूद नहीं थी। ली फैंगजिंग झो पेंग को उन दो समस्याओं को गंभीरता से समझा रहे थे और झो पेंग ने उन्हें ध्यान से सुना और याद किया। लेकिन इस समय सोंग कियान अंदर से अस्थिर महसूस कर रहा था। उसने चुपके से झो पेंग पर नजर डाली। अतीत में वो उसकी नजर में सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन पिछले 2 दिनों में वो एक अलग व्यक्ति की तरह लग रहा था। उसका रूप और फिगर पहले जैसा ही था, लेकिन उसकी आभा के लिए, ठीक है, मुझे इसे कैसे रखना चाहिए, ये एक अलग व्यक्ति की तरह महसूस होता है, जो एक अनूठा आकर्षण बिखेरता है। अंतिम स्वाध्ययन अवधि के लिए होमरूम शिक्षक जू लैन कक्षा में नहीं आए। ऐसा कहा गया था कि नवी कक्षा के सभी शिक्षकों को प्रिंसिपल ने एक बैठक में बुलाया था। होमरूम शिक्षक के बिना कक्षा में माहौल अपेक्षाकृत आरामदायक था और कक्षा जल्दी से गुजर गई। जैसे ही घंटी बजी, जैसे ही हर कोई उठने और खाने के लिए बाहर जाने वाला था, होमरूम टीचर जू लैन कठोर चेहरे के साथ कक्षा में चली गई। हर कोई अपनी अपनी सीटों पर लौट आओ। जू लैन ने कक्षा के चारों ओर देखा और कहा, आज से शाम का स्वाध्ययन रद्द कर दिया जाएगा। अब से दोपहर में चौथी अवधि को हमेशा की तरह खारिज कर दिया जाएगा। कक्षा तुरंत खामोश हो गई। सभी ने अविश्वास से एक दूसरे की ओर देखा, सोच रहे थे कि पहला चिल्लाना किसने शुरू किया। फिर पूरी कक्षा ने जयकार की।
जिसमें दालान के बाहर अन्य तीसरी कक्षा की कक्षाओं की जयकार भी शामिल थी। लेकिन झो पेंग शांत रहे, क्योंकि उन्हें स्पष्ट रूप से याद था कि मिडिल स्कूल के अपने 9वें वर्ष में राष्ट्रीय दिवस की छुट्टी के बाद तीसरे वर्ष के छात्र ने स्कूल की ट्यूशन को शिक्षा समिति में लाया। 2000 के आसपास पूरे देश ने छात्रों पर बोझ को कम करने का गंभीरता से आह्वान किया। स्थानीय शिक्षा विभाग उन्हें सख्त नियम पेश किए, जिसमें ट्यूशन पर प्रतिबंध सबसे महत्वपूर्ण नियम था। लेकिन कई स्कूल अभी भी ट्यूशन करते हैं। शिक्षा समिति आंखें मूंद लेती है। अगर लोग इसकी रिपोर्ट नहीं करते हैं तो अधिकारी इसे जवाबदेह नहीं ठहराएंगे। लेकिन इस बार किसी ने इसकी सूचना दी, इसलिए शिक्षा आयोग अब आंख मूंद कर नहीं खेल सकता है। अध्याय 12 गो फी की चेतावनी। जूलैन ने छात्रों के समूह को निराशा और गुस्से से देखा, घुमा और कक्षा से बाहर चला गया। छात्रों ने जल्दी से अपने बैकपैक पैक किए और छोटे समूह में चले गए। झो पेंग ने अपना बैकपैक पैक किया और कक्षा से बाहर कदम ही रखा था कि सीढ़ियों के कोने के चारों ओर अचानक एक आकृति दिखाई दी। गो फी अपने पिछले जीवन में कोई वास्तविक संबंध नहीं था। एक कक्षा में अहंकारी तियान था, दूसरा एक अज्ञात साधारण छात्र। उस समय गो फी ने एक लंबे समय के दोस्त की तरह झो पेंग के कंधे के चारों ओर अपना हाथ रखा। झो पेंग, मुझे बताओ, तुमने आज झांग वेई को कैसे नाराज किया? ये आज सिर्फ मैं हूं। अन्यथा ज्यादातर लोग उसे ये सम्मान कि गो फी उस सुबह बाथरूम में क्या हुआ था इसके बारे में बात कर रहा था। लेकिन उसने कृतज्ञता का कोई संकेत नहीं दिखाया, क्योंकि सुबह थोड़ा अजीब लग रहा था। जब उसने पहली बार टॉयलेट में प्रवेश किया तो उसने गो फी और झांग वेई को एक साथ बातें करते और हंसते हुए देखा। कुछ शब्द फुसफुसाने के बाद झांग वेई उसके लिए परेशानी पैदा करने के लिए आया। लेकिन उस समय गो फी तुरंत मध्यस्थता करने के लिए नहीं आया। इसके बजाय वो मध्यस्थता करने के लिए आया जब झांग वेई थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। हालांकि झो पेंग उस समय कुछ हद तक संदिग्ध था। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अपने पिछले जीवन की यादों में उसने निश्चित रूप से अपने 3 साल के मध्य विद्यालय के दौरान गो फी को नाराज नहीं किया था। है, फिर धन्यवाद, झो पेंग ने गुनगुने स्वर में जवाब दिया। गो फी की बाह से मुक्त होने के लिए धीरे से अपने कंधे को हिलाया। झो पेंग के अपने प्रति गुनगुने रवैये को देखकर गो फी की आंखें एक भयंकर रोशनी से चमक उठीं। लेकिन उसने तुरंत लापरवाही से उत्तर दिया, हम सभी एक ही कक्षा में हैं। चिंता मत करो, मैं अपनी कक्षा के किसी भी सहपाठी को धमकाने नहीं दूंगा। मैं झांग वेई से बात करूंगा और धूम्रपान के मुद्दे को जाने दूंगा। मैं गो फी अभी भी कुछ सम्मान करता हूं। झो पेंग शांत रहा। वो वास्तव में देखना चाहता था कि गो फी ने उसे खोजने में क्या किया। जैसा कि कहा जाता है, जब कुछ असामान्य होता है तो हमेशा कुछ गड़बड़ होती रहती है। निश्चित रूप से गो फी ने फिर लापरवाही से कहा, मैंने देखा है कि आप पिछले कुछ दिनों में लू जी के काफी करीब आ रहे हैं। दरअसल लू जी और मैं प्राथमिक विद्यालय से एक ही कक्षा में रहे हैं और हम हमेशा बहुत करीब रहे हैं। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। सच कहूं तो आप दोनों विशेष रूप से संगत नहीं हैं। इस बिंदु पर झो पेंग समझ गया। उनकी याद में गो फी 3 साल के मध्य विद्यालय के लिए लू जी का पीछा कर रहे थे, लेकिन लू जी कभी सहमत नहीं हुए थे। यह पता चला कि गो फी ने प्यार में एक प्रतिद्वंद्वी के लिए झो पेंग को गलत समझा था। ऐसा लग रहा था कि उस सुबह बाथरूम में जो हुआ वो जानबूझकर गो फी द्वारा व्यवस्थित किया गया था। ये सोचकर झो पेंग ने उपहास किया, हे, ये उपयुक्त है या नहीं, केवल हम दोनों ही जानते हैं। इसके अलावा हमें बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा कि यह सही है? लाई लाई को बहुत नरम होते देखकर गो फी की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने कहा, झो पेंग, आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपको लू जी से दूर रहने की सलाह देता हूं। अन्यथा हम और क्या कर सकते हैं? झो पेंग सीधे हो गए
और गुओ फी को ठंड से देखने लगे। हालांकि झो पेंग के मन में लू जी के लिए कोई विशेष भावना नहीं थी, लेकिन वो पर्दे के पीछे गुओ फी की छोटी छोटी योजनाओं से बहुत नाराज थे। गुओ फी ने झो पेंग की ओर देखा, जो उससे आधे से अधिक सिर लंबा था, बिना 1 इंच दिए उसे घूर रहा था और थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। गुओ फी स्कूल के अंदर और बाहर काफी कुछ ठगों को जानता था, लेकिन उसकी अपनी युद्ध क्षमता काफी औसत थी। अपनी और झो पेंग की शारीरिक शक्ति का वजन करने के बाद उसने बुद्धिमानी से एक कदम पीछे ले लिया। झो पेंग, याद रखें कि मैंने आज क्या कहा था। यदि आप लू जी को फिर से परेशान करने की हिम्मत करते हैं, इतना कहकर तो कोई वो मुड़ा और नीचे चला गया। झो पेंग ने गुओ फी की पीठ देखी और असहाय होकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये किस तरह की स्थिति है? जब वो घर पहुंची तो उसकी मां खाना बना रही थी। झो पेंग को जल्दी लौटते देख वो अचंभित रह गई और पूछा, तुम इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए? क्या शाम का स्वाध्ययन अब नहीं जा रहा है? भोजन की परिचित सुगंध को सूंघते हुए झो पेंग ने जोर से निगल लिया और कहा, स्कूल ने शाम की स्वाध्ययन रद्द कर दी है। अब से कक्षाएं शाम 4 बजे समाप्त हो जाएंगी। झो पेंग की मां ने दीवार पर लगी घड़ी पर नजर डाली और कहा, फिर जल्दी करो और अपने हाथ धो और थोड़ा आराम करो। तुम्हारे पिताजी को वापस आने से पहले थोड़ा इंतजार करना होगा। एक बार जब वो वापस आ जाएंगे तो हम खाएंगे। झो पेंग सहमत हो गए और अपने कमरे में लौट आए। उसने दरवाजा बंद किया और अपने बैग से एक किताब और व्यायाम निकाला, क्योंकि अपने पिछले जीवन में झो पेंग का शैक्षणिक प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था और उन्होंने कभी हाई स्कूल या विश्वविद्यालय में भाग नहीं लिया। उन्होंने केवल एक व्यावसायिक स्कूल में भाग लिया और एक वयस्क कॉलेज डिप्लोमा प्राप्त करने में कामयाब रहे। उन पुनर्जन्म उपन्यासों के विपरीत, जहां नायक स्कूल लौटता है और एक शीर्ष छात्र के रूप में प्रकट होता है। इसलिए यदि झो पेंग हाई स्कूल और विश्वविद्यालय में सफलतापूर्वक प्रवेश करना चाहते थे तो उन्हें खरोंच से गंभीरता से अध्ययन करना पड़ा। सौभाग्य से अपने 30वें दशक में उनकी मानसिक स्थिति और वयस्क आत्मानुशासन ने झो पेंग के लिए घर बसाना और अध्ययन करना आसान बना दिया। 5 अक्टूबर 1999 की सुबह उनके पुनर्जन्म के बाद से ही ये तीसरा दिन था और झो पेंग ने धीरे धीरे स्वीकार कर लिया और अपने वर्तमान जीवन के अनुकूल हो गए। काम से पहले उसके माता पिता ने उसके लिए जो नाश्ता तैयार किया था उसे खाते हुए झो पेंग, जिसने लंबे समय से नाश्ता नहीं किया था, ने न केवल अपने पेट में आराम की लहर महसूस की, बल्कि अपने दिल में गर्माहट भी महसूस की। नाश्ते के बाद झो पेंग ने अपना बैग उठाया और स्कूल चला गया। इस समय कक्षा में बहुत से लोग नहीं थे। झो पेंग अपनी सीट पर चला गया, अपने डेस्कमेट वांग जियाओना का अभिवादन किया, जो पहले से ही पढ़ रहा था, और बैठ गया। जैसे ही वो बैठी, उसने देखा कि वांग जियाओना घबराहट से सीधी हो गई है। फिर अपना हाथ अपने डेस्क के छेद में खिसका दिया। उसका चेहरा चमकीला लाल हो गया। झो पेंग ने आश्चर्य से वांग जियाओना की ओर देखा। ओल्ड डी, क्या गलत है? वांग जियाओना इस सवाल पर और भी घबराई हुई लग रही थी। जल्दी से ये देखने के लिए चारों ओर जांच कर रही थी कि क्या कोई झो पेंग की आवाज की ओर आकर्षित था। ये देखकर कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वांग जियाओना ने एक गहरी सांस ली, जल्दी से डेस्क के छेद से कुछ निकाला और उसे झो पेंग के हाथ में भर दिया। फिर पढ़ना जारी रखने के लिए जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। झो पेंग दंग रह गया। उसने नीचे देखा और उसके हाथों में सॉफ्ट झोंगहुआ के 2 बक्से देखे। ये किस लिए है? झो पेंग ने अपना सिर घुमाया और पूछा। वांग जियाओना अभी भी मच्छर जैसी आवाज में फुसफुसाई, मुझे नहीं पता कि उस दाफू सिगरेट की कीमत कितनी है। मेरे पिताजी आमतौर पर केवल ये सिगरेट पीते हैं और कैबिनेट में केवल यही सिगरेट होती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये आपकी मदद कर सकता है कि झो पेंग को इसे सुनने के लिए अपना कान करीब दबाना पड़ा। ये सुनकर झो पेंग हंसे, कहने लगा कि उसे इसकी जरूरत नहीं
उसने झांग वेई के लिए सिगरेट खरीदने की बिल्कुल भी योजना नहीं बनाई थी। लेकिन इस पर विचार करने के बाद उसने इसे जाने देने का फैसला किया। वो वांग जियाओना पर मुस्कुराया और कहा, "हाँ, ये दाफू से कहीं अधिक महंगा है, धन्यवाद।" इतना कहकर उसने सिगरेट अपने बैग में रख ली। ये सुनकर वांग जियाओना भी खुशी से मुस्कुराई। वो वास्तव में खुशी से मुस्कुरा रही थी। वांग जियाओना अधिक वजन वाली थी और स्वाभाविक रूप से कुछ हद तक असुरक्षित महसूस करती थी, और अपने अंतर्मुखी व्यक्तित्व के साथ मिलकर वो सामाजिककरण में अच्छी नहीं थी। स्कूल में उसका लगभग कोई दोस्त नहीं था। उसके सहपाठियों ने केवल उसका मजाक उड़ाया या उसे ये और वो करने का आदेश दिया। उसका शैक्षणिक स्तर औसत था और उसके शिक्षकों की नजर में उसकी उपस्थिति बहुत कम थी। वास्तव में वांग जियाओना ने लंबे समय से अध्ययन के प्रति घृणा दिखाई थी, लेकिन ये सिर्फ उसका व्यक्तित्व था और इसे नहीं दिखाया। 9वीं कक्षा की शुरुआत में मैं एक नई सीट पर चला गया और झो पेंग के बगल में बैठ गया। मैंने मूल रूप से सोचा था कि झो पेंग कक्षा के अज्ञात सदस्यों में से एक था। पिछले वर्ष में झो पेंग के साथ डेस्कमेट होना अभी भी उस व्यक्ति से बेहतर था जिसने पहले उसे हमेशा धमकाया था। अप्रत्याशित रूप से प्रतीत होता है कि ईमानदार झो पेंग ने भी उसे खुले तौर पर और गुप्त रूप से धमकाया। अध्याय 13, हम दोस्त हैं। जब वांग जियाओना ने मिडिल स्कूल के 3 साल की उम्मीद खो दी थी, तो उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक महीने के बाद उसके डेस्कमेट के रूप में झो पेंग राष्ट्रीय दिवस की छुट्टी के बाद एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति की तरह लग रहा था। वो न केवल अपने वर्षों से परे एक अनूठी आभा का अनुभव करता है, बल्कि वो उसके प्रति बहुत विनम्र भी है। इसने आश्चर्यचकित और वांग जियाओना को आश्चर्यचकित और खुश दोनों कर दिया। इसके अलावा वो समझ सकती थी कि उसके प्रति झो पेंग का रवैया सिर्फ एक सतही बदलाव नहीं था। वो वास्तव में उसे एक दोस्त के रूप में मानता था, न कि केवल एक सहपाठी के रूप में। वांग जियाओना के लिए ये एक विशाल महासागर में लहरों के साथ सख्त संग राश करने जैसा था। केवल अचानक किसी द्वारा जीवन की अंगूठी फेंक दी गई। इसने वांग जियाओना को मध्य विद्यालय के जीवन के पिछले 1 वर्ष से भी कम समय की आशा से भर दिया। जब उसे पता चला कि झो पेंग को सिगरेट के 2 पैकेट से जबरन वसूली की गई है, तो वांग जियाओना ने संकट से उबरने में उसकी मदद करने के लिए पूरी कोशिश करने का दृढ़ संकल्प किया। इसलिए जब उसने झो पेंग को ये कहते हुए सुना कि सिगरेट के ये 2 पैक उसकी मदद कर सकते हैं, तो वांग जियाओना वास्तव में खुश थी। लेकिन झो पेंग जो सोच रहा था वो ये था कि आमतौर पर अज्ञात वांग जियाओना वास्तव में एक संपन्न परिवार से आई थी। नहीं, ये बहुत अच्छा होना चाहिए। बूढ़े आदमी, क्या आपके पिताजी आमतौर पर बहुत धूम्रपान करते हैं? झो पेंग ने पूछा। प्रतीत होता है कि नाराज हो रहा है। मुझे नहीं पता कि ये बहुत कुछ है, लेकिन हर दिन बाहर जाने से पहले मैं हमेशा कैबिनेट से सिगरेट का एक पैकेट लेता हूं। वांग जियाओना ने एक पल के लिए सोचा और कहा, नरम चीन सिगरेट किसी के लिए भी वहन करना कठिन था। मेरे पिताजी आमतौर पर केवल 3 से 5 युआन मूल्य की सिगरेट पीते थे, और अगर वो कामों को चलाने के लिए बाहर जाते थे तो वो लगभग 10 युआन की सिगरेट ले जा सकते थे, और कभी कभी छुट्टियों के दौरान लगभग 20 युआन धूम्रपान करते थे। 5 या 61 बक्से के साथ नरम चीन मूल रूप से विचाराधीन नहीं है। 1999 में बिनचेंग में औसत वेतन लगभग 6 या 700 युआन था। यदि आप प्रतिदिन झोंगवा सिगरेट के एक पैकेट की गणना करते हैं, तो प्रति माह सिगरेट की लागत एक सामान्य व्यक्ति के लिए 2 महीने के वेतन के बराबर होती है। इसलिए वांग जियाओना ने कहा कि उसके पिता केवल झोंगवा सिगरेट पीते थे, और चूंकि परिवार के पास केवल वे थे, इसलिए उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को मूल रूप से या तो अमीर या महान माना जा सकता है। लेकिन वांग जियाओना को देखते हुए वो हमेशा स्कूल की वर्दी पहनती है, और उसके जूते सबसे आम स्नीकर्स है। बैकपैक और स्टेशनरी अन्य छात्रों के समान शैली थी। यदि उसके पिता वास्तव में हर दिन केवल नरम चीन धूम्रपान करते थे,
तो या तो वो उसका असली पिता नहीं था, या वांग जियाओना बहुत कम महत्वपूर्ण था। ओह, जो भी हो, इस सब के बारे में क्यों सोचे? झो पेंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, फिर अपनी किताब निकाली और अपने दम पर अध्ययन करना शुरू कर दिया। सहपाठी धीरे धीरे कक्षा में आ गए और लू जी भी आ गई, लेकिन अपनी सीट पर लौटने के बजाय वो सीधे झो पेंग की सीट के बगल में आखिरी पंक्ति में चली गई। झो पेंग पर नजर डालते हुए लू जी ने अपना बैकपैक खोला, एक बड़ा मुड़ा हुआ कपड़ा निकाला और स्मैक के साथ उसे झो पेंग की मेज पर फेंक दिया। इससे पहले कि झो पेंग जवाब दे पाता, लू जी ने सूंघा और अपनी सीट पर लौटते हुए जाने के लिए मुड़ गई। झो पेंग बेबसी से मुस्कुराया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कल जो हुआ उससे लड़की अभी भी नाराज होगी, लेकिन चिंतित था कि वो झांग वेई को संभालने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए उसने अभी भी खुद को सिगरेट का एक पैकेट सौंप दिया। झो पेंग भावुक होने वाले लोगों में से नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा और बस सिगरेट को अपने बैग में रख लिया। खैर, हाल ही में मुझे खुद सिगरेट खरीदने की जरूरत नहीं है, ये देखकर आसपास के सहपाठियों ने फिर से फुसफुसाना शुरू कर दिया, लेकिन केवल वांग जियाओना ने कुछ नहीं कहा। उसके हाथ लगातार उसके कपड़ों के हेम को घुमा रहे थे। जल्द ही होमरूम शिक्षक जू लैन भी कक्षा में आए, चारों ओर देखा और कहा, जब पहली कक्षा समाप्त हो जाएगी तो कक्षा प्रतिनिधि कल की सजा से कागजात एकत्र करेगा। यदि आपने लिखना समाप्त नहीं किया है तो अपने माता पिता को अपने साथ आने और इसे लिखने के लिए कहें। कोई बहाना स्वीकार नहीं किया जाता है। इतना कहने के बाद उसने फिर से झो पेंग की ओर देखा, फिर कक्षा से बाहर चली गई। पहली कक्षा अंग्रेजी थी। 10 मिनट तक सुनने के बाद झो पेंग ने अपनी रसायन विज्ञान की कार्य पुस्तिका निकाली और इसे करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था कि वो समझ नहीं सकता था, बल्कि इसलिए कि जूनियर हाई अंग्रेजी उसके लिए बहुत आसान थी। हालांकि झो पेंग ने अपने पिछले जीवन में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन बाद में उन्होंने कॉलेज में भाग लेते हुए स्तर 3 सार्वजनिक अंग्रेजी प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इसके अलावा झो पेंग बाद की पीढ़ियों में एक अनुभवी देखने में उनका दीर्घकालिक अनुभव उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां उन्हें उपशीर्षक देखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अंग्रेजी उनके लिए कोई समस्या नहीं है। वांग जियाओना को यह अजीब लगा कि झो पेंग ने अपनी अंग्रेजी किताब को दूर रख दिया था और रसायन विज्ञान की समस्याओं पर काम कर रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जब भी अंग्रेजी शिक्षक उसे याद दिलाने के लिए पीछे की पंक्ति में पहुंचने वाला था, तो उसने धीरे से झो पेंग की बाह को थपथपाया। हालांकि झो पेंग को पता था कि भले ही अंग्रेजी शिक्षक ने उसे रसायन विज्ञान की किताब पढ़ते हुए पकड़ लिया हो, वो इसे आसानी से संभाल सकता है। हर बार जब शिक्षक पिछली पंक्ति में चलने वाला होता था, तब भी वो अपनी अंग्रेजी किताब खोलने का नाटक करता था और कभी कभी ऐसा व्यवहार करता था जैसे कि वो गंभीरता से अध्ययन कर रहा हो। शिक्षक के जाने के बाद उसने वांग जियाओना को एक शरारती मुस्कान दी। जैसे ही घंटी बजी, झो पेंग ने अपनी रसायन विज्ञान की किताब बंद कर दी, खिंचाई और वांग जियाओना से कहा, धन्यवाद प्रिय दोस्त, मैं तुम्हें एक पेय पिलाता हूं। तुम क्या पीना चाहते हो? मैं इसे खरीदने जाऊंगा। वांग जियाओना अभी भी शर्मा गई, अपना सिर नीचे किया और फुसफुसाया, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पानी लाया। इतना कहने के बाद, मानो खुद को साबित करने के लिए, उसने जल्दी से अपने बैकपैक से एक कप पानी लिया और एक घूंट लिया, लेकिन झो पेंग ने उसे नजरअंदाज कर दिया और सीधे खड़े होकर कहा, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। आपने आज सुबह मेरी बहुत मदद की, यहां तक कि कक्षा में भी मेरे लिए कवर किया। आपके लिए पानी की एक बोतल खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, हम दोस्त हैं। जैसे ही वो बोल रहा था, वो वांग जियाओना के पास से चला गया और लापरवाही से उसके कंधे पर थपथपाया। वांग जियाओना का शरीर कांपने लगा। दोस्तों, क्या हम दोस्त हैं? कक्षा के दरवाजे पर झो पेंग की आकृति को गायब होते देखकर उसकी आंखें थोड़ी चकित हो गई।
एक समय की बात है, वांग जियाओना के भी दोस्त थे। वो किंडरगार्टन में था जब मैंने पहली बार प्राथमिक विद्यालय शुरू किया था। उस समय वो अभी भी एक भोली और मनमोहक उम्र में थी। किंडरगार्टन के गेट पर सुबह में अन्य बच्चे उसका हाथ पकड़ते थे और अपने पिता आसे कहते थे, जो उन्हें किंडरगार्टन में छोड़ रहे थे, पिताजी, ये हमारी कक्षा से वांग जियाओना है, मेरे अच्छे दोस्त। रात में स्कूल के गेट पर वो दूसरों का हाथ पकड़ती थी और स्कूल के बाद अपनी मां का अभिवादन करती थी। मां, ये हमारी कक्षा से फलाना है, हम अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद कोई और बात नहीं था। झो पेंग स्कूल के गेट पर सुविधा स्टोर पर गए और लापरवाही से कोक की 2 बोतलें उठा ली। एक पल सोचने के बाद उसने एक और बोतल उठाई और बुदबुदाया। मैं उस लड़की लू जी के बारे में लगभग भूल ही गया था। वांग जियाओना अभी भी कक्षा के दरवाजे पर घूर रही थी जब तक कि झो पेंग प्रकट नहीं हुआ। लेकिन फिर उसकी आंखें जम गई। झो पेंग पे की 3 बोतलें पकड़े हुए थी। झो पेंग सबसे पहले लू जी की सीट के पास से गुजरे और उन्हें कोला की एक बोतल सौंप दी। धन्यवाद। लू जी ने उसे एक नाराज नजर से देखा और कहा, बस धन्यवाद? झो पेंग तुरंत आज्ञाकारी रूप से मुस्कुराया और कहा, इसके अलावा मुझे क्षमा करें। कल ये मेरी गलती थी। सूंघा, कोला खोला, एक घूंट लिया और कहा, याद रखें, अगली बार जब आप आइस ब्लैक टी खरीदे तो मुझे आइस ब्लैक टी पसंद है। हाँ मैडम। झो पेंग ने बोलते समय अतिरंजित रूप से सलाम किया। लू जी मदद नहीं कर सकी, लेकिन हाँ सकी। अपनी सीट पर वापस झो पेंग ने वांग जियाओना को कोला की एक और बोतल सौंप दी। वांग जियाओना कोला लेने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसे नहीं पिया। धन्यवाद। वांग जियाओना ने चुपचाप उसे धन्यवाद दिया। फिर वो एक पल के लिए झिझका और कहा, झो पेंग। झो पेंग दीवार के खिलाफ झुक गया, कोला की चुस्की ले रहा था। उसके पैर वांग जियाओना की कुर्सी पर कदम रख रहे थे। उसके पैर झूल रहे थे। मुझे कोला पीना पसंद है। ओह, तो इसे पी लो। लेकिन झो पेंग ने वांग जियाओना के आंतरिक विचारों को नहीं सुना। मुझे आइस ब्लैक टी पीना पसंद नहीं है। अध्याय 14 व्यावसायिक संचारक। जब झो पेंग पे खरीदने के लिए बाहर गए तो भौतिकी वर्ग के प्रतिनिधि सोंग कियानकियान ने कक्षा से भौतिकी प्रतियों का एक चक्र एकत्र किया। अंत में केवल झो पेंग को अवैतनिक छोड़ दिया। झो पेंग को वापस आते देख सोंग कियानकियान उसी समय चला गया। झो पेंग, जब हम अभी परीक्षा पत्र एकत्र कर रहे थे तो आप यहां नहीं थे। कल के भौतिकी के पेपर और दंड की प्रति सौंपे। झो पेंग ने ओ के साथ जवाब दिया। उसने अपने बैकपैक से भौतिकी परीक्षण का पेपर निकाला और सोंग कियानकियान को सौंप दिया। दंड की नकल के बारे में क्या? यह देखकर कि झो पेंग उसे सिर्फ एक टेस्ट पेपर दे रहा था, सोंग कियानकियान ने पूछा। मैंने इसे नहीं लिखा, झो पेंग ने शांति से कहा। सोंग कियानकियान दंग रह गया। वो होमरूम टीचर जू लैन की मुखरता के बारे में जानती थी। कल झो पेंग ने उसे पहले ही क्रोधित कर दिया था और आज वो अकेला था जिसने दंड की प्रति नहीं सौंपी। अगर शिक्षक को पता चल गया तो झो पेंग निश्चित रूप से परेशानी में पड़ जाएगा। सोंग कियानकियान ने एक पल के लिए सोचा और कहा, आप जितनी जल्दी हो सके इन 2 कक्षाओं की भरपाई क्यों नहीं करते? मैं इसे जितना संभव हो सके देरी करने की कोशिश करूंगा। अगर शिक्षक जू मुझसे पूछता है तो मैं बस इतना कहूंगा कि मैं इसे लेना भूल गया। झो पेंग ने आश्चर्य से सोंग कियानकियान की ओर देखा। उसका चेहरा सवालिया निशान से भरा था। उसे बहुत स्पष्ट रूप से याद था कि जब से उसने सोंग कियानकियान के सामने कबूल किया था और उसे अस्वीकार कर दिया गया था, उसने हमेशा उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था जैसे कि वो उससे बच सकती है। यहां तक कि जब अन्य लोग झो पेंग के बारे में मजाक करते थे तो वो जानबूझकर या अनजाने में दुखी भाव दिखाती थी। ओह, कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं इसे 100 बार भी कह दूं तो भी मैं इसकी भरपाई नहीं कर पाऊंगा। झो पेंग ने एक पल के लिए सोचा और कहा,
झो पेंग के उदासीन रवैये को देखकर सॉन्ग कियान वास्तव में थोड़ा चिंतित हो गया। तो मैं बस इतना कहूंगा कि आप इसे लाना भूल गए। ये कहने के बाद सॉन्ग कियान को तुरंत लगा कि उसने अपना आपा खो दिया है। वो नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या गलत था, या वह झो पेंग के बारे में इतनी चिंतित क्यों थी, और चिंतित थी कि उसे शिक्षक द्वारा डांटा जा सकता है। झो पेंग ने सॉन्ग कियान को देखा और कहा, इसे भूल जाओ, बस सच बताओ। सॉन्ग कियान कुछ और कहना चाहता था, इसलिए लेकिन तभी कक्षा अपनी सीट पर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दूसरी कक्षा चीनी थी। इस बार झो पेंग ने 10 मिनट से भी कम समय तक सुना और फिर अपनी रसायन विज्ञान की कार्यपुस्तिका निकाली। एक विज्ञापन कंपनी में योजना बनाने और अनगिनत प्रति लिखने के इतने वर्षों के बाद मिडिल स्कूल चीनी के लिए उन्हें केवल याद रखने में कुछ प्रयास करने की आवश्यकता थी। अब झो पेंग को गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। झो पेंग को रसायन विज्ञान की समस्याओं पर फिर से काम करते देखकर उनके डेस्कमेट वांग जियाओना ने अभी भी कुछ नहीं कहा और बस चीनी शिक्षक को गौर से देखा। सौभाग्य से जब भी शिक्षक पास आता, वो हमेशा झो पेंग को याद दिलाती थी। रसायन विज्ञान की समस्याओं पर काम करते समय झो पेंग अचानक एक प्रश्न पर फंस गए। उन्होंने अपनी किताब पलटी, लेकिन उस प्रश्न के लिए मुख्य बिंदु नहीं ढूंढ सके। वो मूल रूप से अपने डेस्कमेट वांग जियाओना से पूछना चाहता था, लेकिन उसे नोट्स लेते हुए देखकर उसने इस विचार को छोड़ दिया। झो पेंग ने एक पल के लिए सोचा, अपना फोन निकाला, बाइडू खोला और पाया कि 1999 में इस तरह की जादुई वस्तु का मालिक होना, क्या इसका उपयोग न करना बेकार नहीं होगा? अपने नोट्स खत्म करने के बाद वांग जियाओना ने झो पेंग पर नजर डाली और उसे डेस्क के नीचे अपना हाथ रखते हुए देखा, कुछ ऐसा पकड़े हुए जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसे आगे पीछे दबा रहा था। स्क्रीन बदलती रही। ये क्या बात है? एक इलेक्ट्रॉनिक शब्दकोश? ये ऐसा नहीं दिखता है, शीर्ष पर कोई बटन नहीं है, लेकिन ये वास्तव में मेरे पिताजी द्वारा उपयोग किए जाने वाले व्यवसाय पास की तरह दिखता है। लेकिन मेरे पिताजी का बिजनेस पास काला और सफेद है, जबकि ये न केवल रंग में है, बल्कि रिलीज पेन की आवश्यकता के बिना सिर्फ आपकी उंगलियों से भी काम करता है। इसके अलावा स्क्रीन बहुत स्पष्ट थी, इतनी स्पष्ट कि वो बिना अधिक प्रयास के उस पर रासायनिक सूत्र आसानी से देख सकती थी। 15 या 16 साल के बच्चे सीखने के लिए बेहद उत्सुक और प्यासे होते हैं। हालांकि वांग जियाओना इस बारे में बहुत उत्सुक थी कि झो पेंग ने क्या पकड़ रखा था, और यहां तक कि उसे छूना और खेलना भी चाहती थी। उसके व्यक्तित्व के कारण वो बस उसके हाथ में फोन को देखती रही और अपना मुंह नहीं खोला। झो पेंग ने जल्दी से अपने फोन पर प्रश्न के मुख्य बिंदु ढूंढ लिए और इसे अपनी नोटबुक में लिख लिया। अपना सिर घुमाते हुए उसने देखा कि वांग जियाओना अपने हाथ में फोन को गौर से घूर रही है। झो पेंग ने तुरंत स्क्रीन बंद कर दी, उसे अपनी जेब में डाल लिया, वांग जियाओना को एक अजीब मुस्कान दी और जल्दी से सोचा कि अगर उसने उससे पूछा कि वह चीज क्या है तो कैसे जवाब दिया जाए। एक फोन? मजाक कर रहा हूं। फोन में बटन क्यों नहीं होते हैं? आजकल फोन में रंगीन स्क्रीन भी नहीं होती है। टच स्क्रीन तो दूर की बात है, इसके अलावा वे ऑनलाइन भी जा सकते हैं। आप इसे कैसे समझाते हैं? सिर दर्द। मैं सिर्फ उस समस्या को हल करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि अगर किसी और को मेरे फोन के बारे में पता चला तो इसे कैसे समझाया जाए। जब झो पेंग अभी भी सोच रहा था कि वांग जियाओना से कैसे निपटा जाए, कक्षा के अंत के लिए घंटी बजी। उनमें से कोई भी नहीं हिला। झो पेंग ने अपने हाथों में किताब को देखने का नाटक किया, और वांग जियाओना ने पर नजर डालते रहे जहां झो पेंग का फोन था। वो वास्तव में उत्सुक थी, लेकिन उसने वास्तव में पूछने की हिम्मत नहीं की। झो पेंग ने देखा कि वांग जियाओना ने कई बार उसकी ओर देखा था, फिर भी बोलने में झिझक रही थी। खुद को मजबूत करते हुए उसने महसूस किया कि जिसका सामना करने की आवश्यकता है
उससे बचना कोई समाधान नहीं था। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा अपना फोन छिपाकर रख सकता हूं। भविष्य में किसी के रूप में हर किसी को पता होना चाहिए कि वे अपने फोन का कितना उपयोग करते हैं, और भविष्य में हर किसी को कुछ हद तक फोन की लत होगी। अब उन्हें केवल ईमानदार और अंतर्मुखी वांग शियाओना द्वारा खोजा गया है। क्या होगा अगर भविष्य में दूसरों को पता चल जाए? सबसे खराब स्थिति में वे सिर्फ पुरानी पद्धति का उपयोग करेंगे। मान ले कि उन्हें विदेश से वापस लाया गया था। ये सोचकर झो पेंग मुड़ा और अभी भी आदतन दीवार के खिलाफ झुकते हुए वांग जियाओना से लापरवाही से पूछने का नाटक किया। आप क्या पूछना चाहते हैं? आगे बढ़ो। जब वांग जियाओना ने झो पेंग को उससे पूछते देखा तो वो तुरंत फिर से घबरा गई। वांग जियाओना को चुप देखकर झो पेंग ने उन सहपाठियों पर नजर डाली जो सभी चले गए थे। फिर अपनी जेब से अपना फोन निकाला और कहा, क्या आप यही पूछना चाहते हैं? वांग जियाओना ने सिर हिलाया। वास्तव में ये बात एक हाथ। क्या ये एक व्यवसाय विशेषज्ञ है? इससे पहले कि झो पेंग कबूल कर पाता, वांग जियाओना ने सबसे पहले पूछा, बिजनेस पास? ओह, हाँ, हाँ, ये हैंडल्ड बिजनेस पास है। झो पेंग को अचानक अपने पिछले जीवन में भारी पेजर, मोबाइल फोन, बिजनेस पास याद आया। एक भी गायब नहीं हो सकता। विज्ञापन नारा। यदि वांग जियाओना ने इसका उल्लेख नहीं किया होता तो उसे वास्तव में ये याद नहीं होता कि ये इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद इतिहास में भी मौजूद था। झो पेंग को यह कहते हुए सुनकर कि यह वास्तव में एक बिजनेस स्मार्ट था, वांग जियाओना धीरे से मुस्कुराई। मेरे पिताजी के पास भी एक व्यवसाय स्मार्ट है, लेकिन ये आपके जितना बड़ा नहीं है, और ये काला और सफेद है। आपका एक महंगा होना चाहिए, है ना? झो पेंग ने अपना फोन जलाया, लापरवाही से स्क्रीन को स्वाइप किया और कहा, मेरे एक चाचा इसे विदेश से वापस लाए थे। यह आपके घर से अलग हो सकता है। मुझे यकीन नहीं है कि इसकी लागत कितनी है, लेकिन मैंने मुख्य रूप से इसका उपयोग पढ़ाई में मदद करने के लिए किया। फिर उसने लापरवाही से कुछ ऐप खोले जो उसने सोचा था कि वांग जियाओना स्वीकार करेगी, जैसे ब्राउजर, ईमेल और WPS ऑफिस। उन्होंने कहा, वास्तव में विदेश में इसे बिजनेस पास नहीं कहा जाता है, इसे PAD कहा जाता है, मूल रूप से एक हैंडहेल्ड कंप्यूटर। यह काफी बहुक्रियाशील है। उदाहरण के लिए, झो पेंग ने खेल का संचालन करते हुए वांग जियाओना से कहा। वांग जियाओना ने ध्यान से सुना, उसके सामने जादुई चीज को घूरते हुए। अचानक उसने एक छोटा पेंगुइन पैटर्न देखा जो कुछ परिचित लग रहा था, लेकिन थोड़ा अलग था। क्या वो OICQ है? झो पेंग को दबोच लिया गया। OICQ? ओह, ठीक है, ये OICQ है। कैसे? आप QQ भी खेलते हैं? तभी झो पेंग को याद आया कि QQ को घरेलू इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर का अग्रणी माना जा सकता है। इसका पूर्ववर्ती OICQ था, लेकिन बाद में कानूनी विवादों के कारण इसका नाम बदलकर पहुंचता हूं तो मैं कभी कभी कंप्यूटर पर खेलता हूं, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं हैं। वांग जियाओना फुसफुसाए। झो पेंग को याद है कि OICQ को केवल 1999 की पहली छमाही में लॉन्च किया गया था, और जाहिर तौर पर वर्ष के अंत तक इसके 10 लाख से अधिक उपयोगकर्ता थे। वांग जियाओना ने अब पहले ही उसके साथ जुड़ना शुरू कर दिया है, इसलिए इसे काफी जल्दी माना जाता है। और अब उनके पास घर पर एक कंप्यूटर है और वे इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि झोंगुआ तंबाकू को पहले देखकर वांग जियाओना के परिवार को आंकना काफी अच्छा था, जो सही होना चाहिए। अध्याय 15 घिरा हुआ। तब हम एक दूसरे को दोस्त के रूप में जोड़ सकते हैं। जब हमारे पास खाली समय होता है तो हम ऑनलाइन चैट कर सकते हैं, झो पेंग ने लापरवाही से कहा, लेकिन यह कहने के बाद उन्हें थोड़ा पछतावा हुआ। उन्होंने सोचा कि क्या 1999 के OICQ और बाद के QQ सॉफ्टवेयर को सिंक्रनाइज किया जा सकता है। जरूर, मेरा नंबर है। यह सुनकर कि झो पेंग ने उसे एक दोस्त के रूप में जोड़ने की पहल की है, वांग जियाओना बहुत उत्साहित थी।
उसने जल्दी से अपना क्यू नंबर दिया, अपनी नोटबुक निकाली, कागज का एक टुकड़ा फाड़ दिया, नंबर लिखा, उसे मोड़ा और झो पेंग को सौंप दिया। वैसे आप दोनों कक्षाओं में रसायन विज्ञान की समस्या क्यों कर रहे हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या ये पॉल को भुगतान करने के लिए पीटर को लूटना नहीं है? अनजाने में वांग जियाओना और झो पेंग अब इतने आरक्षित नहीं थे जब वे बोलते थे। दोनों अच्छे दोस्तों की तरह बातें करने लगे। जब मैं 11 पर था तो मैंने पहले से अंग्रेजी और चीनी दोनों का अध्ययन किया था। चूंकि मुझे पहले से ही वो सब कुछ पता था जो शिक्षक ने अभी समझाया है, मैंने सिर्फ रसायन विज्ञान को देखा। झो पेंग को ये कहते हुए सुनकर वांग जियाओना ने आगे नहीं पूछा और उन दोनों ने लापरवाही से बातचीत की। तीसरी और चौथी अवधि गणित और रसायन विज्ञान थी और झो पेंग ने ध्यान से सुना। वांग जियाओना ने देखा कि झो पेंग अब कक्षा में वास्तव में चौकस था। पहले के विपरीत जब वो कक्षा सुनने के बाद अन्य काम करता था। सूक्ष्मता से वांग जियाओना अधिक चौकस हो गई। ब्रेक के दौरान वे दोनों अभी भी आलस्य से बातें कर रहे थे। झो पेंग भी सिगरेट पीने के लिए टॉयलेट गए, लेकिन झांग वेई से नहीं मिले। इसके बजाय वो टॉयलेट में गुओ फी से मिला, जिसने पूरी सुबह बात नहीं की थी। गुओ फी अभी भी धूम्रपान कर रहा था और ठगों के अपने समूह के साथ बातचीत कर रहा था। बस झो पेंग को एक तेज नजर दे रहा था और लड़ाई करने के लिए ऊपर नहीं आ रहा था। झो पेंग ने बस एक हानिरहित मुस्कान के साथ जवाब दिया। जैसे ही चौथी अवधि के अंत के लिए घंटी बजी, चेन युआन चला गया। वो रात के खाने के लिए झो पेंग को खोजने आया था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि पूरी सुबह बातचीत करने के बाद वांग जियाओना के साथ माहौल काफी सुखद था। इसलिए झो पेंग ने पैकअप किया और लापरवाही से पूछा, क्या आप एक साथ चावल नूडल्स खाना चाहते हैं? इस कथन ने न केवल वांग जियाओना को स्तब्ध कर दिया, बल्कि चेन युआन का मुंह भी खोल दिया। वांग जियाओना ने सहज रूप से अपना सिर नीचे कर लिया। उसका चेहरा लाल हो गया और घबराकर कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं आज दोपहर के भोजन के लिए घर जाऊंगा। झो पेंग ने ओ के साथ जवाब दिया और चेन युआन के साथ बुदबुदाया, बाहर चले। तुम क्या सोच रहे हो? नानी को रात के खाने के लिए क्यों आमंत्रित करें? अगर मैं उसके बगल में बैठता हूं तो मैं 2 लियांग कम खाऊंगा। झो पेंग ने चेन युआन की ओर देखा और गंभीरता से कहा, चेन युआन, सुनो बच्चे, वांग जियाओना न केवल मेरी पुरानी साथी है, बल्कि मेरी दोस्त भी है। झो पेंग की गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर चेन युआन ने जल्दी से कहा, ओ प्रिया, मेरा पेंग गुस्से में है। ठीक है, ठीक है, मैं और कुछ नहीं कहूंगा। गंभीरता से आप उसके बारे में भी मजाक करते थे और अब ऐसा लगता है कि वे बहुत अच्छी तरह से मिल रहे हैं। झो पेंग ने फिर भी गंभीरता से कहा, यह पहले था, लेकिन अब से वो मेरी दोस्त है। आपकी तरह वे भी मेरे दोस्त हैं। यह देखकर कि झो पेंग गंभीर था, चेन युआन ने जल्दी से कहा, ठीक है, ठीक है, भाई पेंग का आपका दोस्त। मैं उसे भी एक दोस्त के रूप में मानने की कोशिश करूंगा। इससे पहले कि वे ये जानते, वे दोनों स्कूल के गेट पर पहुंच गए थे। जैसे ही दोनों जाने वाले थे, झो पेंग को अचानक आसपास के बारे में कुछ असामान्य महसूस हुआ। उस समय दोपहर में या स्कूल के बाद प्रत्येक मध्य और उच्च विद्यालय के द्वार पर हमेशा लोग खड़े पहरेदार होते थे। इस समय तथाकथित गार्ड भविष्य के शिक्षक, माता पिता या सहायक पुलिस स्वयंसेवक नहीं थे जो सड़क पार करने में मदद कर रहे थे, बल्कि विभिन्न स्कूलों या समान स्तरों के छात्रों के स्वर्ग थे। बेशक कुछ छोटे समय के ठग भी हैं जो अक्सर आसपास घूमते रहते हैं, विशेष रूप से बिंचिंग नंबर 4 हाई स्कूल जैसे स्कूलों में, जिसे उस समय पूरे शाह जिले में अपेक्षाकृत अराजक माना जाता था। ऐसी स्थितियां और भी अधिक सामान्य थी। लेकिन इस समय झो पेंग सतर्क हो गया और उसने देखा कि आज स्कूल के गेट पर पहरा दे रहे ठग थोड़े अलग थे। आमतौर पर ये आलसी छात्र बस एक साथ खड़े होते हैं, धूम्रपान करते हैं
बातें करते हैं और डींग मारते हैं। अगर वो उन छात्रों को देखता था जिन्हें वो नापसंद करता था या अपेक्षाकृत अच्छा व्यवहार करता था, तो वो उन्हें बुलाता था, 2 पॉकेट मनी मांगता था या उन्हें थोड़ा धमकाता था। लेकिन आज कुछ लोग जो आमतौर पर एक साथ घूमते हैं, वे छोटे समूह में फैल जाते हैं, स्कूल के गेट पर विभिन्न दिशाओं में खड़े होते हैं, प्रवेशद्वार वार के चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरा बनाते हैं। मुख्य द्वार पर गुओ फी और झांग वेई थे और उनके बगल में एक युवक था जो वर्षों से नंबर 4 हाई स्कूल के गेट पर घूम रहा था। अपने पिछले जीवन में झो पेंग मिडिल स्कूल में एक काफी ईमानदार छात्र था और उसने शायद ही इन लोगों के साथ बातचीत की थी। लेकिन वो उस समूह के साथ संबंधों के बारे में जानता था जिसने लंबे समय से स्कूल के गेट पर कब्जा कर लिया था। झो पेंग को स्कूल के गेट पर चलते देखकर गो फी और झांग वे मदद नहीं कर सके, लेकिन आत्मसंतुष्ट भाव दिखाएं और सूक्ष्मता से उनके बगल के युवक को संकेत दिया। झो पेंग तुरंत समझ गया कि आज का लक्ष्य शायद वह था, लेकिन झो पेंग भी अच्छी तरह से जानता था कि समय यात्रा और पुनर्जन्म के बाद भी वो सुपरमैन नहीं बनेगा। अपनी ताकत का आकलन करने के बाद अगर वास्तव में कोई संघर्ष छिड़ गया तो वो अकेले गुओ फी और झांग वेई को आसानी से हरा सकता था, लेकिन उसके बगल वाला युवक एक अज्ञात था। इसके अलावा आसपास में कुछ छोटे छोटे ठग छिपे हुए थे, इसलिए यदि वे वास्तव में उसे घेर लेते हैं पुनर्जन्म ने तो वो निश्चित रूप से जन्मों का मजबूत आत्मविश्वास दिया, लेकिन इसने उनके दिमाग को स्पष्ट और उनकी सोच को स्पष्ट कर दिया, बजाय अंधे अहंकार। इसे संभालने का सबसे अच्छा तरीका है कि स्कूल में रहें या पीछे के छोटे दरवाजे से निकल जाएं। ये सोचकर झो पेंग ने धीरे धीरे अपनी गति धीमी कर दी। इस समय चेन युआन, जो अभी भी आसपास के वातावरण से पूरी तरह से अनजान था, लगातार बात करता रहा कि उसने हाल ही में खेलों में किस चरित्र का अभ्यास किया था और उसने किस तरह के घातक कॉम्बो का अभ्यास किया था। झो पेंग को धीमा होते देखकर चेन युआन मदद नहीं कर सका, लेकिन आग्रह किया, जल्दी करो और जाओ। सुनिश्चित करें कि आप अपना भोजन समाप्त करें और कुछ राउंड खेलें ताकि आप मेरी नई चाल का स्वाद ले सकें। झो पेंग आखिरकार रुक गया, दरवाजे की ओर झपटाया और कहा, मैं नहीं जा रहा हूं। कृपया मेरे लिए एक डिब्बा वाला भोजन लाओ। जैसे ही वो बोल रहा था, झो पेंग ने गुओ फी और झांग वे को दरवाजे पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दी, फिर एक अंगूठे का इशारा किया, चेन युआन को हवा में अकेला छोड़ दिया और अस्त व्यस्त हो गया। फिर बिना पीछे देखे सीधे शिक्षण भवन की ओर चल दिया। कार्यों की इस श्रृंखला ने तुरंत स्कूल के गेट पर बदमाशों के बीच अजीब चीखों का एक कोरस पैदा कर दिया। बच्चे, अगर तुम में हिम्मत है तो बाहर आओ। बेवकूफ, बस अपना सिर छिपाने वाला कछुआ बनो। क्या ये एक आदमी है? हे, एक असली आदमी जानता है कि कब झुकना और खिंचाव करना है। स्थिति का स्पष्ट रूप से आकलन करने में सक्षम होना सही रास्ता है। अपने पीछे का उपहास सुनकर झो पेंग ने अपना सिर भी नहीं घुमाया। उसने बस अपना दाहिना हाथ ऊंचा उठाया और अपनी मध्यमा उंगली बढ़ाई। एक पल में उपहास और भी शातिर शाप में बदल गया। झो पेंग ने अभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, अपनी गति भी तेज नहीं की और शिक्षण भवन की ओर लड़खड़ाते हुए जैसे ही झो पेंग चला गया, उसने अपने पीछे की आवाजों को ध्यान से सुना। बस अगर गुओ फी, झांग वेई और अन्य लोग पकड़ लेते तो वो किसी भी समय मुड़ सकता था और पलटवार कर सकता था। झो पेंग के लिए अब इन कुछ लोगों ने वास्तव में इसे गंभीरता से नहीं लिया। जहां तक स्कूल के बाहर ठगों की बात है, वो बहुत चिंतित नहीं था। अरे, बस मजाक कर रहा है। स्कूल के गेट पर लड़ना एक बात है, लेकिन जब बाहरी लोग परिसर में प्रवेश करते हैं और छात्रों से लड़ते हैं, तो ये एक पूरी तरह से अलग कहानी है। यही कारण है कि झो पेंग ने बेशर्मी से शिक्षण भवन की ओर टहलने की हिम्मत की। लेकिन ऐसा लगता है कि यह द्वेष किया गया है और हमें इसे हल करने का एक तरीका खोजने की जरूरत है। अध्याय 16 लियूबिन।
झो पेंग कक्षा में लौट आया। अधिकांश छात्र खाने गए थे और कुछ जो अपना खाना लेकर आए थे वे अपने डेस्क पर बैठकर खाना खा रहे थे। ऊब गया, झो पेंग ने अपनी रसायन विज्ञान की किताब खोली और सूत्रों को याद करना शुरू कर दिया। उन सूत्रों को देखते हुए जो सरल लगते हैं लेकिन कुछ अपरिचित हैं, कुछ एक नजर में दिमाग में आते हैं लेकिन दूसरों को अभी भी याद रखने की आवश्यकता है। लंबे समय तक न देखने के बाद चेन युआन 2 डिब्बाबंद भोजन लेकर वापस आया। अपने मुंह में खाना भरते हुए झो पेंग ने चेन युआन से बुदबुदाया, क्या वे अभी भी नीचे हैं? चेन युआन ने भी खाना खाते हुए कहा, मैं जल्दी चला गया। जब मैंने अपना खाना खरीदा और वापस आया झो पेंग तो दरवाजे पर गुनगुनाते हुए जवाब दिया और कुछ और नहीं कहा। चेन युआन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, पेंगर, हम उनके लिए सिगरेट के 2 पैकेट क्यों नहीं खरीदते और उन पर आराम क्यों नहीं करते? हम परेशानी पैदा करने वाले लोगों में से नहीं हैं। मिडिल स्कूल के तीसरे वर्ष तक अभी भी आधे साल से अधिक समय बाकी है, इसलिए हर दिन उन छोटे मोटे ठगों के साथ योजना बनाने और लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे खराब स्थिति में मैं सिगरेट के लिए भुगतान करूंगा। झो पेंग ने चेन युआन की ओर देखा, जिसने चिंतित अभिव्यक्ति पहनी थी, और मदद नहीं कर सका लेकिन थोड़ा द्रवित महसूस कर सका। वो जानता था कि चेन युआन वास्तव में उसके बारे में चिंतित था, लेकिन झो पेंग अब अपने पिछले जीवन का व्यक्ति नहीं था। वो हंसते हुए कहा, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास इसे स्वयं संभालने का एक तरीका है। दोपहर में कक्षा शुरू होने से पहले जो छात्र खाने के लिए बाहर गए थे वे धीरे धीरे कक्षा में लौट आए। जैसे ही लू जी ने कक्षा में प्रवेश किया वो सीधे झो पेंग की सीट पर चली गई। क्या मैं तुम्हारे लिए सिगरेट का एक पैकेट नहीं लाया था? मैंने क्यों सुना कि दोपहर में लोग इतने अवरुद्ध थे कि वे स्कूल के गेट से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे? झो पेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने लिए इतनी अच्छी सिगरेट रखने का फैसला किया है, उन्हें देना बहुत बेकार है। लू जी घबराई हुई दिखी और बोली, पीटा जाना अच्छा लगता है? आपको सिगरेट देना आपकी समस्याओं को हल करने के लिए है, धूम्रपान के लिए नहीं। यदि आप समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो उन्हें मुझे वापस दे दें। मैंने पहले ही बॉक्स खोल दिया है और इसे खींच लिया है, इतना कंजूस मत बनो। सबसे खराब स्थिति में मैं खर्चों पर नजर रखूंगा और जब मैं आपको वापस भुगतान करूंगा तो मैं इसे आपको भी दूंगा। बदमाश, लू जी ने झो पेंग के उदासीन रवैये को देखा, गुस्से में अपना पैर पटक दिया, 2 शब्द फेंके और जाने के लिए मुड़ गए। लू जी के जाने के बाद वांग जियाओना ने अपना सिर नीचे किया और फुसफुसाया, बिल्कुल। क्योंकि वांग जियाओना चुपचाप बात कर रही थी। झो पेंग अनजाने में उसके करीब झुक गया, जिससे उसका सिर करीब आ गया। लेकिन झो पेंग उसके जितना करीब आया, वह आंग जियाओना की आवाज उतनी ही नरम होती गई। आप लू जी को सिगरेट वापस कर सकते हैं, मैं उन्हें कल घर से लाऊंगा। इसके अलावा अगर आपको पैसे की जरूरत है तो मैं आपको कुछ उधार दे सकता हूं। वांग जियाओना शर्मा गई और एक ऐसी आवाज में फुसफुसाई जो शायद केवल वही सुन सकती थी। वो नहीं जानता था कि वो झो पेंग को बता रही थी या खुद को। झो पेंग ने हंसते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, ये धूम्रपान की समस्या नहीं है, मेरे पास अन्य समाधान है। जहां तक पैसे की बात है वो उसे कुछ दिनों में वापस कर देगा, इसलिए इसे आगे पीछे उधार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वांग जियाओना का व्यक्तित्व दूसरों से कुछ भी मांगने में बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए भले ही वो झो पेंग को ये कहने में मदद करना चाहती थी, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। पूरी दोपहर शांतिपूर्ण थी, यहां तक कि ओल्ड जू ने भी स्वाध्ययन देखते हुए झो पेंग से ये नहीं पूछा कि उसने इसे नकल करने के दंड के लिए क्यों नहीं सौंपा। हो सकता है कि उसने झो पेंग के संशोधित पेपर को देखा हो और उसकी गंभीरता को महसूस कि झो पेंग के लिए हर अनुत्तरित प्रश्न को 100 बार कॉपी करना असंभव था। स्कूल की घंटी बजने के बाद झो पेंग ने जल्दी से अपना बैग पैक किया और दाइफो सिगरेट को अंदर रखना नहीं भूले, फिर पहले कक्षा के दरवाजे से बाहर निकल गए।
स्कूल के गेट पर गलियारे की खिड़की से बाहर देखते हुए निश्चित रूप से वे कुछ ठग अभी भी वहां थे। इसलिए वो मुड़ा और पिछले दरवाजे की ओर चला गया। स्कूल छोड़ने के बाद झो पेंग घर पहुंचने के लिए लगभग 20 मिनट तक एक छोटा सा रास्ता चला। अपने पिछले जीवन में झो पेंग 3 साल तक इस रास्ते पर चले थे, इसलिए वो इससे बहुत परिचित थे। जल्द ही झो पेंग अपने घर के पास पहुंचे, लेकिन घर जाने के बजाय वो एक बिलियर्ड हॉल में चले गए। 2000 से पहले मनोरंजन स्थल अपेक्षाकृत दुर्लभ थे और बिलियर्ड हॉल और रोलर रिंक युवा लोगों, विशेष रूप से समाज में नेविगेट करने वालों के लिए सबसे लोकप्रिय स्थान थे। हालांकि झो पेंग के घर के पास बिलियर्ड हॉल बहुत करीब था। झो पेंग ने अपने पिछले मिडिल स्कूल के दिनों में कभी दौरा नहीं किया था। दरवाजा खोलकर और प्रवेश करते हुए 30वें दशक में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बार में बैठा था। अरे डेपेंग, तुम यहां क्या लाए हो? क्या दुर्लभ अतिथि है। वक्ता बिलियर्ड हॉल का मालिक था, जो झो पेंग के लंबे समय के पड़ोसी भी थे। हालांकि झो पेंग पहले कभी इस हॉल में नहीं गए थे, लेकिन इससे उनकी छोटी छोटी बात पर कोई असर नहीं पड़ा। झो पेंग बॉस को देखकर मुस्कुराए और कहा, अंकल जियो झाओ, मैं हाल ही में बहुत अकादमिक दबाव में रहा हूं, इसलिए मैं टहलने आया था। क्या आप खेल सकते हैं? क्या मैं आपके लिए थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए एक मंच स्थापित करूं? झाओ उपनाम वाला बॉस खड़ा होने वाला था, लेकिन झो पेंग ने जल्दी से कहा, अंकल जियो झाओ, मैं नहीं खेल रहा हूं, मैं बस इधर उधर घूम रहा हूं और दूसरों को खेलते हुए देख रहा हूं। यह बिलियर्ड हॉल 2 मंजिला सार्वजनिक भवन था। झो पेंग ने पहली मंजिल पर नजर डाली, जहां बहुत सारे लोग नहीं थे, फिर दूसरी मंजिल की ओर चले गए। जब वो दूसरी मंजिल पर पहुंचा, तो झो पेंग ने तुरंत उस व्यक्ति को देखा जिसे वो ढूंढ रहा था। दूसरी मंजिल पर निकटतम पूल टेबल के पास 2 युवा बिलियर्ड्स खेल रहे थे। 3 या 4 अन्य लोग पास में देख रहे थे, खेलते समय आलस्य से बातें कर रहे थे। झो पेंग इन सभी लोगों को जानता था। सभी युवा उसके घर के पास के थे, लेकिन जिसे वो सबसे अच्छी तरह जानता था, वो एक युवक था जो बस कट के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था। झो पेंग सीधे बस कट पर चले गए और पुकारा, भाई बिन। लियू बिन झो पेंग से 2 साल बड़े थे और झो पेंग के घर से ऊपर रहते थे। लियू बिन के पिता और झो पेंग के माता पिता एक ही कंपनी में काम करते थे, इसलिए दोनों परिवार बचपन से ही परिचित थे। जब वो छोटा था, झो पेंग हर दिन लियू बिन के पीछे खेलता था, लेकिन मिडिल स्कूल से स्नातक होने के बाद लियू बिन धीरे धीरे समाज में कुछ लोगों के साथ बातचीत करता था। अपने पिछले स्कूली जीवन में झो पेंग एक ईमानदार और सुस्त व्यक्ति थे, इसलिए दोनों धीरे धीरे अलग हो गए। झो पेंग को पता था कि लियू बिन एक स्थानीय पाक माध्यमिक विद्यालय में अपने दूसरे वर्ष में थे, जिसमें अधिक पुरुष और महिला खाना पकाने के छात्र थे। ये किशोर थे और पुरुष हार्मोन बढ़ने के साथ बेचैन लड़कों के बीच लड़ाई आम हो गई थी। पेशेवर जरूरतों के कारण और पाक छात्र हमलों की घटनाएं अक्सर रिपोर्ट की जाती है, इसलिए यह व्यावसायिक स्कूल यकीनन उस समय बिनचेंग शहर का सबसे अराजक स्कूल था। लियू बिन, जो बहादुर और उग्र है, लड़ने और लड़ने की हिम्मत करता है, इस स्कूल का आकाश है। ओह, आरओसी यहां है। क्या स्कूल खत्म हो गया है? लियू बिन बहुत उत्साहित थे जब उन्होंने झो पेंग को देखा, जो छोटा भाई था, जो हमेशा उनके नेतृत्व का पालन करता था। मम, भाई बिन, स्कूल आज जल्दी खत्म हो गया, इसलिए जब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो मैं टहलने आया। अकेला? 2 स्ट्रोक खेले? नहीं, भाई बिन, मैं बस थोड़ी देर के लिए देखूंगा। लियू बिन को एहसास हुआ कि झो पेंग उसकी तलाश कर रहा होगा, इसलिए उसने पास के एक दोस्त को क्यू स्टिक सौंप दी। झो पेंग के कंधे के चारों ओर अपना हाथ रखा और सोफे पर बैठ गया। लियू बिन ने सिगरेट का एक पैकेट निकाला और झो पेंग की आंखों के सामने रखा। धूम्रपान करना चाहते हैं? झो पेंग ने लियू बिन के हाथ में नरम लाल नदी पर नजर डाली।
जल्दी से अपनी जेब से सॉफ्ट जेड क्रीक का आधा से अधिक पैकेट निकाला और कहा, भाई बिन, तुम मुझे थप्पड़ मारो। लियू बिन ने झो पेंग के हाथ में सिगरेट पर नजर डाली, फिर झो पेंग पर नजर डाली, लेकिन सिगरेट नहीं ली या कुछ नहीं कहा। अध्याय 17 लियू बिन से मदद मांगना। लियू बिन ने झो पेंग की सिगरेट नहीं ली, लेकिन एक गोरा लड़का जो पास में चैट कर रहा था अचानक झो पेंग के हाथ से सिगरेट ले ली और कहा, अरे सॉफ्ट जेड क्रीक, मुझे इसे आजमाने दो। इतना कहने के बाद उसने एक सिगरेट निकाली और बाकी को अपनी जेब में रख लिया। ये युवा लोग हाई स्कूल की उम्र के बारे में थे, अभी तक काम नहीं कर रहे थे और उनके दैनिक भत्ते में केवल 4 या 5 युआन की सिगरेट शामिल थी। झो पेंग इस क्षेत्र में एक ईमानदार बच्चे के रूप में जाना जाता था, इसलिए जब हुआंग माओ ने झो पेंग के हाथ में युक्सियान को देखा तो उसने इसे लेने और इसे अपने पास रखने में संकोच नहीं किया। डोंगजी, सिगरेट ले आओ। लियू बिन ने उस गोरे आदमी की ओर देखा जिसने अभी अभी सिगरेट ली थी और कहा। गोरे आदमी ने लियू बिन की ओर देखा, कुछ कहने वाला था। लियू बिन ने जारी रखा, दापेंग मेरा छोटा भाई है, मेरा छोटा भाई नहीं। हुआंग माओ और अधिक कहना चाहते थे, लेकिन लियू बिन की अभिव्यक्ति देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मजाक कर रहे थे। उन्होंने अनिच्छा से सिगरेट को वापस फेंक दिया। लियू बिन ने सिगरेट ली, कुछ सिगरेट निकाली और उन्हें एक एक करके अपने आसपास के लोगों को वितरित किया। ये सभी आपके भाई हैं, सिगरेट लाने के लिए पहला अभिवादन। फिर उसने बची हुई सिगरेट झो पेंग को लौटा दी, अपनी खुद की रेड रिवर सिगरेट निकाली और बुदबुदाया, मैं अभी भी इसे पसंद करता हूं, ये शक्तिशाली है। झो पेंग ने सिगरेट को अपनी जेब में भर लिया और कहा, बिंगे, वास्तव में मैं आज आपसे मिलने आया था क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा है जिसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लियू बिन ने अपनी सिगरेट के 2 कश लिए और कहा, क्या चल रहा है, मुझे बताओ। झो पेंग ने तब उसे बताया कि गो फी और झांग वेई के साथ स्कूल में क्या हुआ था। जब दोनों बात कर रहे थे तो लियू बिन के साथ बास्केटबॉल खेल रहे कई युवा भी आसपास जमा हो गए। जैसे ही झो पेंग ने बोलना समाप्त किया, इससे पहले कि लियू बिन बोल पाते, डोंगजी नाम का गोरा आदमी पहले चला। तुम्हारे भाई को धमकाया जा रहा है, ये एक गंभीर मामला है, उसे वापस जाने दो और उन लोगों के साथ डेट की व्यवस्था करने दो। आप कुछ लोगों को खोजने के लिए रसोई में वापस जाएं। मैं कुछ लोगों को खोजने के लिए बड़ी ब्रिगेड में वापस जाऊंगा। गंगजी, आप कुछ लोगों को खोजने के लिए अपने पानी के स्कूल में वापस जाते हैं। इससे पहले कि डोंगजी समाप्त कर पाता, लियू बिन ने अपना हाथ उठाया और उसे बाधित करने के लिए अपना हाथ लहराया। वो झो पेंग की ओर देखने लगा। डेपेंग, आप इसे कैसे हल करना चाहते हैं? झो पेंग ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मैं नहीं चाहता कि वे मुझे फिर से परेशान करें। एक निश्चित बिंदु निर्धारित करना अंतिम विकल्प है। अगर हम शांति से बातचीत कर सकते हैं तो यह सबसे अच्छा होगा। लेकिन एक आधार है, मैं अपना सिर झुकाना और गलती स्वीकार नहीं करना चाहता। गंभीरता से, मैं झो पेंग एक गर्वित पुनर्जन्म करता हूं। फिर भी मुझे अभी भी न्याय के लिए एक ठग से भीख मांगनी है। मुझे इसे जोर से कहने में बहुत शर्म आती है। यदि झो पेंग को थोड़ा और समय दिया गया होता तो उसके पास इन ठगों से निपटने के 100 तरीके हो सकते थे, लेकिन वो केवल 2 दिन पहले ही लौटा था और उसका वर्तमान व्यक्तित्व और बुनियादी क्षमताएं उसके पिछले सवा से अलग नहीं थी। इसलिए वो अपने पिछले जीवन से केवल सबसे सरल और सबसे सीधी विधि का उपयोग कर सकता था, इसे हल करने के लिए किसी को ढूंढना। लियू बिन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, चूंकि आपने मुझसे मदद मांगी है, इसलिए मैं इसे हल करने के लिए केवल अपने तरीकों का उपयोग करूंगा। ठीक है, भाई बिन, आगे बढ़ो। आपके स्कूल के बच्चों से निपटना आसान है, लेकिन आपने कहा कि वे स्कूल के बाहर के लोगों के पास भी गए थे। फिर मैं कल इसे देखने के लिए 2 लोगों को ले जाऊंगा। लियू बिन ने अपनी सिगरेट के 2 टुकड़े लिए और जारी रखा, पहला कदम, बात से शुरू करो। यदि आप बातचीत कर सकते हैं तो यह सबसे अच्छा है।
यदि नहीं, तो दूसरा कदम व्यक्ति को लाना है। आप जानते हैं, अन्य स्कूलों के लोग, क्योंकि आप उन्हें जानते हैं और अक्सर अपने स्कूल के पास घूमते हैं। शायद सुंजियागो या हेशिजियाओ से हैं। मैंने नंबर 4 हाई स्कूल से स्नातक किया है, इसलिए मैं आसपास के कुछ लोगों को जानता हूं। हालांकि अगर प्रस्ताव किया जाता है तो बातचीत टूट सकती है। उस स्थिति में आप केवल अंतिम कदम उठा सकते हैं, आपके द्वारा उल्लिखित अंतिम उपाय, निश्चित बिंदु। ठीक है भाई बिन, मैं आपकी बात सुनूंगा। झो पेंग ने सिर हिलाया और कहा, ये जानते हुए कि ये अभी के लिए सबसे अच्छा समाधान है। इतना कहने के बाद झो पेंग ने अपने बैग से दाफो सिगरेट का पैकेट निकाला और लियू बिन को सौंप दिया। भाई बिन, कृपया चीजों की देखभाल करने में मेरी मदद करें। एक बड़ी सिगरेट देखकर डोंगजी ने एक और फुफकार निकाला। जब वे किसी को लड़ने में मदद करते थे, तो प्रत्येक व्यक्ति को केवल 10 या 8 युआन की कीमत के होंगटा माउंटेन या आशिमा सिगरेट का एक बॉक्स मिल सकता था, जो पहले से ही बहुत अच्छा था। यदि नेता नेता है, तो वो कुछ लोगों को एक साथ छोटे भोजन के लिए भी ला सकता है। झो पेंग ने तुरंत एक बड़ा भाग्य दिया, जिसे उस समय एक भव्य कदम माना जाता था। इसलिए हुआंग माओ और अन्य लोग मदद नहीं कर सके, लेकिन झो पेंग को एक दो बार और देखा। उनकी आंखें ईर्ष्या से भरी थी। सिगरेट देखकर लियू बिन से अधिक समय से झो पेंग के साथ ऊपर और नीचे रहता था, और उनके माता पिता दोनों सहकर्मी थे, इसलिए वे एक दूसरे की पृष्ठभूमि को अच्छी तरह से जानते थे। लियू बिन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, सिगरेट उन्हें अभी के लिए रख लो। आपको अभी उनकी आवश्यकता नहीं होगी। यदि आपको उनकी आवश्यकता हो तो मैं आपको बता दूंगा। झो पेंग ने जोर नहीं दिया। उनका रवैया पहले ही दिखाया जा चुका था और बाकी लियू बिन की व्यवस्था पर निर्भर था। दोनों ने कुछ देर और बातचीत की और कल दोपहर को स्कूल के मुख्य द्वार पर मिलने के लिए सहमत होने के बाद झो पेंग बिलियर्ड हॉल से बाहर निकल गए। अगले दिन सुबह आखिरी कक्षा की घंटी बजने के बाद चेन युआन फिर से झो पेंग के पास आया। क्या आपको मेरे लिए एक और डिब्बा वाला भोजन लाने की आवश्यकता है? मैंने आज सुबह बाथरूम में कहा कि वे आज दोपहर में आपको ब्लॉक करने जा रहे हैं। चेन युआन ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, चलो एक साथ नीचे चलते हैं। झो पेंग ने उदासीनता से उत्तर दिया। झो पेंग की उदासीन अभिव्यक्ति को देखते हुए चेन युआन ने कुछ भ्रम के साथ पूछा, क्या आप उन्हें सिगरेट देने की योजना बना रहे हैं? झो पेंग ने इसे हंसते हुए कहा, चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। स्कूल के गेट पर झांग वेई, उसके मुंह से सिगरेट लटक रही थी, ने गुओ फी से पूछा, क्या झो पेंग आज फिर से बाहर नहीं आ सकता है? गुओ फी ने शिक्षण भवन की दिशा में देखा और कहा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम इस बच्चे को सिर्फ इसलिए नहीं जाने दे सकते क्योंकि वो एक बार चला गया है। झांग वेई ने उस ठग पर नजर डाली जो कल उनके साथ था और कहा, मुझे वास्तव में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम क्वांगे को हर दिन मुफ्त में नहीं आने दे सकते। इस समय भाई क्वान ने कहा, चूंकि हम पहले से ही यहां हैं, आइए अभी थोड़ा इंतजार करें। यदि आप आज उसे ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, तो आप दोनों उसे बाहर खींचने के लिए स्कूल के बाद कुछ लोगों को ढूंढ सकते हैं। जब समूह बातचीत कर रहा था, गुओ फी, जो शिक्षण भवन की दिशा में घूर रहा था, ने अचानक कहा, वो बाहर आ रहा है। झो पेंग और चेन युआन तीनों के पास पहुंचे, लेकिन इससे पहले कि वे बोल पाते, आसपास के कुछ ठग धीरे धीरे आ गए। चेन युआन ने अपराधबोध से आधा कदम पीछे ले ली, लेकिन झो पेंग ने चारों ओर देखा जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। वो लियू बिन की तलाश कर रहा था, लेकिन चारों ओर देखने के बाद उसे उसका कोई संकेत नहीं दिखाई दिया। ओह, आखिरकार बाहर आ गया। मुझे लगा कि तुम कक्षा में मर गए हो। गुओ फी ने अपनी सिगरेट नीचे फेंक दी और कहा। झो पेंग ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने उसे नहीं सुना हो। लगातार स्कूल की ओर जाने वाले पास के चौराहे की ओर देख रहा था। वो जानता था कि लियू बिन अविश्वसनीय नहीं था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो अभी तक क्यों नहीं आया था।
झो पेंग को उन्हें अनदेखा करते हुए देखकर झांग वे मदद नहीं कर सका, लेकिन गुस्सा आया और कहा, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? क्या आप बहरे हैं? जैसे ही वो बोल रहा था, वो झो पेंग के कपड़े पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। क्वांगे, जिसके पास कुछ सामाजिक अनुभव है, ने झो पेंग को चौराहे पर घूरते हुए देखा और झांग वेई को रोकने के लिए आगे बढ़कर कहा, क्या बच्चे, क्या तुम किसी की तलाश कर रहे हो? झो पेंग ने अभी भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान दिखाई दी, क्योंकि उसने लियू बिन को अन्य लोग देखा था। 2 डोंगजी और गंगजी थे जिनसे वो कल मिले थे। उनसे कुछ कदम पीछे और एक झो पेंग को पहचान नहीं आया। उसके पीछे का आदमी थोड़ा बड़ा था, लगभग 25 या 26, मुंडा सिर के साथ, और उसकी खोपड़ी पर नया उगाया गया ठूंठ नीली चमक के साथ हल्का चमक रहा था। अक्टूबर में बिनचेंग में मौसम पहले से ही थोड़ा ठंडा था, लेकिन युवक ने केवल एक काला तंग टैंक टॉप पहना हुआ था। उसकी टोंड मांसपेशियां पूरी तरह से उजागर थी। अध्याय 18 बातचीत। क्वांगे ने भी चारों को देखा और उनमें से लियू बिन उसे जानता था। आखिरकार लियू बिन कुछ हद तक प्रसिद्ध संकटमोचक थे, जिन्होंने बिनचिंग नंबर 4 हाई स्कूल से स्नातक किया था। इसके अलावा यह कहा गया था कि लियू बिन बिनचिंग शहर के एक स्कूल दापेंग में फल-फूल रहे थे, जो अपनी भयंकर स्कूल भावना के लिए जाना जाता था। हालांकि वे स्कूल के गेट पर एक साथ धूम्रपान और डींग मारते थे, लेकिन उन्होंने लियू बिन को गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार लियू बिन उससे कुछ साल छोटा था और अभी भी उसकी नजर में एक छात्र था, और उसके और तथाकथित सामाजिक व्यक्ति के बीच अभी भी एक निश्चित अंतर था, जो मिडिल स्कूल के बाद से सड़कों पर भटक रहा था। लेकिन बाद के भाग में युवक अपनी उपस्थिति से लेकर उसके स्वभाव तक एक अवर्णनीय सामाजिक खिंचाव का अनुभव करता है। वे चारों स्कूल के गेट के पास चले गए, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उनके पीछे काली बनियान पहने आदमी मुड़ा और प्रवेश द्वार पर सुविधा स्टोर में बदल गया। इस बीच लियू बिन और अन्य 2 भीड़ के केंद्र की ओर चलते रहे, जैसे कि उन्हें कुछ भी पता नहीं था। भाई क्वान ने अपने दिल में राहत की सांस ली। ये सोचकर तो ये पता चला कि मैं सिर्फ एक राहगीर हूं जो वहां से गुजर रहा है। झो पेंग ने अपने विचार साझा किए ताकि लियू बिन द्वारा मदद के लिए काली बनियान न लाई जाए। झो पेंग ने लियू बिन को ऊपर आते देखा और पुकारा, भाई बिन। लियू बिन ने सिर हिलाया, गोफी और झांग वेई को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए एक सिगरेट निकाली और भाई क्वान को सौंपते हुए कहा, भाई क्वान, आप अभी भी अपने अनुयायियों को इकट्ठा करने के लिए स्कूल के गेट पर पहरा दे रहे हैं। भाई क्वान ने जबरन मुस्कान के साथ सिगरेट ली और कहा, है, मेरे छोटे भाई ने कहा कि स्कूल हाल ही में थोड़ा अराजक हो गया है। मैं स्थिति की जांच करने आया था। लेकिन आप ठीक से खाना बनाकर वापस क्यों नहीं आए? शिक्षक के पास जा रहे हैं? क्या संयोग है? मेरे भाई ने भी कहा कि स्कूल शांतिपूर्ण नहीं है और दोपहर का भोजन बेचैन है। मैं यहां उसके साथ दोपहर का भोजन करने आया हूं। लियू बिन ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई क्वान ने सिगरेट ली जो लियू बिन ने उसे अपनी नाक पर सौंपी थी और उसे सूंघा, फिर धीरे से उसे घुमाया। तंबाकू के धागे धीरे धीरे पूरे फर्श पर बिखर गए। फिर उसने झो पेंग की ओर देखा और कहा, क्या यह बच्चा तुम्हारा भाई है? लियू बिन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा थोड़ा गंभीर था क्योंकि उसने जवाब दिया, क्या ये दोनों आपके अधीनस्थ हैं? यदि कोई आपको सिगरेट देता है और आप स्वीकार नहीं करते हैं तो ये ठीक है, लेकिन अगर आप इसे स्वीकार करते हैं और धूम्रपान नहीं करते हैं तो आप इसे फेंक देते हैं। यह बहुत अपमानजनक है। लियू बिन ने महसूस किया कि यह संभावना नहीं थी कि वो आज उसके साथ उचित बात कर सकता है। ये मेरा छोटा भाई है। तुम्हारे भाई ने मेरे छोटे भाई को नाराज किया है। क्या आप इसमें शामिल होने जा रहे हैं? क्वांगे ने सिगरेट को जमीन पर फेंक दिया जो पहले से ही खाली थी और उसे अपने पैर से जोर से कुचल दिया। लेकिन मैंने सुना है कि यह आपका छोटा भाई था जिसने सबसे पहले परेशानी शुरू की थी। लियू बिन ने बिना किसी डर के कहा।
तो क्या हुआ अगर मेरे छोटे भाई ने परेशानी पैदा की? उसके साथ खिलवाड़ करने का जोखिम नहीं उठा सकते? जब क्वान जी ने यह सुना तो उसका चेहरा काला पड़ गया। लियू बिन, ये मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि आप 2 साल से खाना बना रहे हैं, आप दिखावा कर सकते हैं। आपको यहां मेरे साथ गपशप करने का क्या अधिकार है? क्वान जी ने जमकर कहा। क्या मेरे पास और लोग हो सकते हैं? लियू बिन ने भाई क्वान को जमकर देखा। 1 इंच पीछे हटने से इनकार कर दिया। लियू बिन की बातें सुनकर क्वांगे चौंक गया और जल्दी से चौराहे की ओर देखा। वो जानता था कि लियू बिन शेखी बघार नहीं रहा था। दा पेंग जैसे स्कूलों में, जहां लड़के बड़े हैं, प्रत्येक ग्रेड में सैकड़ों छात्र हैं। यदि आपके पास स्कूल में कुछ प्रतिष्ठा है, भले ही आप केवल 10वें छात्रों को जुटा सकें, तो लापरवाही से दर्जनों को कॉल करना कोई समस्या नहीं है। क्वांगे को चौराहे पर थोड़ा आश्चर्यचकित दृष्टि से देखते हुए लियू बिन ने जारी रखा। चिंता मत करो, मैं बस आज आपसे बात करना चाहता था। मैं इतने लोगों को नहीं लाया था। हम बहुत ईमानदार हैं। लियू बिन को यह कहते हुए सुनकर भाई क्वान को आखिरकार थोड़ी राहत महसूस हुई और उन्होंने अपनी निगाहें पीछे कर ली। झो पेंग, जो पास में ही खड़ा था, ने राहत महसूस की। वो वास्तव में डरता था कि लियू बिन हांगकांग की फिल्म यंग एंड डेंजरस के एक दृश्य की नकल करेगा और ये कहने के बाद कि क्योंकि मेरे पास अधिक लोग हैं, तभी एक सीटी बजी और सभी दिशाओं से लोगों की भीड़ जमा हो गई, अंधेरे और घने। अगर ऐसा हुआ तो चीजें हाथ से निकल जाएंगी। ऐसा मत सोचो कि झो पेंग की जंगली कल्पनाएं हैं। केवल 1980 के दशक में पैदा हुए लोग ही वास्तव में समझते हैं कि उन वर्षों के दौरान यंग एंड डेंजरस श्रृंखला ने युवाओं को कितना प्रभावित किया। इतना कि 20 साल बाद एक मीम अभी भी ऑनलाइन प्रसारित होता है। जिन लोगों ने यंग एंड डेंजर सक को तब देखा था, उन्हें अब जारी किया जाना चाहिए। आखिरकार भाई क्वान कई वर्षों से समाज में थे। खुद को संभालने के बाद उन्होंने कहा, अरे, आपके पास बहुत सारे लोग हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने लोग हैं। क्या आप लियू जी आकियाओ से चेन जिंग को छूने की हिम्मत करते हैं? मैंने अभी कुछ दिन पहले चेन जिंग के साथ शराब पी थी। मुझसे बात करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं चेन जिंग आपसे बात करूं? यह सुनकर लियू बिन दंग रह गया और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। चेन जिंग लियू बिन के स्कूल जिले में एक बड़ा ठग था। यदि ठगों के लिए रैंक थे, तो क्वांगे, जो केवल मिडिल स्कूल के गेट पर दिखावा कर सकता था, सबसे अच्छा एक छोटा सा ठग था। लेकिन उन्होंने जिस चेन जिंग का उल्लेख किया, वो समाज में असली बड़ा ठग था। कल लियू बिन और झो पेंग ने 3 चरणीय दृष्टिकोण पर भी चर्चा की। बातचीत, लोगों की भर्ती और बिंदुओं पर सहमत होना। लेकिन जैसे ही पहला कदम पूरा हुआ, दूसरे पक्ष ने पहले दूसरा कदम उठाया। इसके अलावा उन्होंने जिस व्यक्ति का उल्लेख किया है, वो स्तर पर अपमान करने का जोखिम नहीं उठा सकता है। हालांकि कभी कभी ऐसे मामले होते हैं जहां लोगों को बातचीत के दौरान बुलाया जाता है, जैसे कि जो लोग एक संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद करीबी दोस्त बनने पर जोर देते हैं। लियू बिन अभी भी जोखिम लेने की हिम्मत नहीं करते हैं, क्योंकि अगर दूसरे पक्ष के वास्तव में चेन जिंग के साथ अच्छे संबंध हैं, तो तालिका के शीर्ष पर उनके दिन मूल रूप से खत्म हो गए हैं। लियू बिन को अपनी भौहों को कसकर सिकोड़ते और लंबे समय तक बोलने में असमर्थ देखकर भाई क्वान ने अहंकार से कहा, क्या गलत है? अभी भी बात करना चाहते हैं? क्या आपको चेन जिंग से मिलने की जरूरत है? जैसे ही वो बोल रहा था, उसने बड़ी ताकत से अपनी उंगलियों से लियू बिन की छाती को थपथपाया। हालांकि लियू बिन उसके स्पर्श से प्रभावित थे, फिर भी उन्होंने आधा कदम भी पीछे नहीं हटने पर जोर दिया। तभी पास की सुविधा स्टोर के प्रवेश द्वार से एक चुंबकीय आवाज आई, बिंजी, उससे बात करो और उसे चेन जिंग से मिलने के लिए कहो। सभी ने आवाज की दिशा की ओर देखा। उसने काली बनियान पहने उस आदमी को देखा जो अभी अभी लियू बिन के साथ चला गया था। फिर मुड़ा और सुविधा स्टोर में बदल गया। अब आलस्य से दरवाजे के खिलाफ झुक गया, कोला की एक बोतल पकड़ रहा था और धीरे धीरे
उसे एक पुआल से पी रहा था। क्वान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई क्योंकि उसने काली बनियान पहने आदमी को देखा। तो वे वास्तव में एक साथ थे। हालांकि लड़के की छवि और आभा बहुत सामाजिक थी, फिर भी उसे उम्मीद थी कि लियू बिन, एक छात्र, वास्तव में ऐसे दुर्जेय व्यक्ति को जान सकता है। अभी अभी चेन जिंग का उल्लेख करने से वो स्पष्ट रूप से स्तब्ध रह गया था। तुम कौन हो? हस्तक्षेप करना। काली बनियान पहने आदमी धीरे से करीब झुक गया। मैं बिंजी का दोस्त हूं। क्या आपको चेन जिंग से हमसे बात करने के लिए नहीं कहना चाहिए था? चलो मिलते हैं, हम इंतजार करेंगे। इतना कहने के बाद उसने लापरवाही से कोला की बोतल में एक स्ट्रॉ के साथ बुलबुले उड़ा दिए। झो पेंग फिर से विसर्जन तोड़ रहा है। हां, मैंने सही पढ़ा है, वो बुलबुले उड़ा रहा है। कोला, स्ट्रॉ और कांच की बोतलें। क्या ये यंग एंड डेंजरस का आदि कोई और युवक हो सकता है? अगले सेकंड वो शायद कोला की एक बोतल क्वांजी के सिर पर नहीं फेंकेगा, है ना? झो पेंग ने अजीब तरह से अपना माथा रगड़ा। लियू बिन ने काली बनियान को देखा, जिसकी उपस्थिति और आभा एक सामाजिक खिंचाव को उजागर करती थी, और उसने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया, क्योंकि उसने कहा, आपको क्या लगता है कि आप क्या करते हैं? आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपसे बाहर पूछता हूं। ओह, क्या आपके पास फोन नहीं है? बगल की छोटी सी दुकान में एक सार्वजनिक फोन है। इसे भूल जाओ, मैं इसे स्वयं करूंगा। जैसे ही वो बोल रहा था, काली बनियान पहने आदमी ने अपनी बेल्ट से लटके चमड़े के मामले से एक फोन निकाला। मोटोरोला V998। अध्याय 19। भाई लॉन्ग अंदर आता है। काले बनियान पहने आदमी ने अपना फोन निकाला तो आसपास के किसी जानकार ने फुसफुसाते हुए कहा, वाह, मोटोरोला V998। जब मोटोरोला ने पहली बार V998 फोन लॉन्च किया था, तो इसकी कीमत लगभग 7,000 से 8,000 युआन लग रही थी। 1999 में रहने की यही कीमत थी। आम लोगों को इसे वहन करने के लिए भोजन या पेय के बिना एक वर्ष का वेतन बचाना पड़ता था। काली बनियान के हाथ में फोन को देखते हुए फिर पेजर पर उसने अपनी कमर पर विभिन्न चीजों से एक साथ कि दूसरा पक्ष कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। कम से कम आर्थिक रूप से वे पूरी तरह से अलग स्तरों पर थे। इस समय काली बनियान वाले व्यक्ति ने पहले ही एक नंबर डायल कर लिया था और स्पीकर चालू कर दिया था। 2 लंबे बीप 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 के बाद दूसरे व्यक्ति ने कॉल का जवाब दिया। अरे ओल्ड चैन, मैं जियालोंग हूं। काली बनियान पहने आदमी ने सबसे पहले बात की। आह, यंग मास्टर लॉन्ग, क्या आपको कुछ चाहिए? पंक्ति के दूसरे छोर से एक आदमी की आवाज आई। हे, ये कुछ भी नहीं है, बस एक दोस्त के दोस्त से मिलना। उसका नाम क्या है? काली बनियान पहने आदमी ने लियू बिन की ओर देखते हुए लंबी आवाज में कहा। सन क्वान। लियू बिन ने चुपचाप कहा, हां, उसका नाम सन क्वान है। हम आपके बारे में बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हम काफी करीब थे और हमने कुछ दिन पहले एक साथ शराब भी पी थी। सन क्वान, उन्हें नहीं पहचानते? मैं वास्तव में लियू बेई और काओ काओ को जानता हूं। लाइन के दूसरे छोर पर मौजूद आदमी ने चिढ़ाया। पास में खड़ा क्वांजी जल्दी से काली बनियान के हाथ में फोन की ओर झुक गया, चापलूसी और घबराहट के संकेत के साथ बोल रहा था। जिंगगे, जिंग जी, मैं जियो क्वान। पिछली बार मेरा बड़ा भाई होंगड़ा बारबेक्यू में आपके साथ शराब पी रहा था और मैं भी वहां था। आपका बड़ा भाई? मैं सनसी नाम के किसी को भी नहीं जानता। दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति ने कहा। यह सुनकर लियू पेंग मदद नहीं कर सके, लेकिन हंसने लगे। इसलिए भाई जिंग वास्तव में 3 राज्यों की अवधि से अच्छी तरह वाकिफ थे। आसपास के कुछ दर्शक जो अंतर्निहित अर्थ को समझते थे, मदद नहीं कर सके, लेकिन धीरे से हंस सके। क्वानगे पूरी तरह से चकित दिखे और कहा, सनसी? मेरा सबसे बड़ा भाई सनसी नहीं है। आपको गलत याद आया, भाई जिंग। मेरा सबसे बड़ा भाई सन बिन है। बकवास। सन बिन युद्धरत राज्यों के काल से है, 3 राज्यों से नहीं। क्या तुम मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो?
फोन के दूसरे छोर पर कहा। झो पेंग अंततः खुद को रोक नहीं सका और हंसने लगा। ये जिंगजी काफी दिलचस्प था। ऐसा लगता था कि वो न केवल 3 राज्यों से अच्छी तरह वाकिफ था, बल्कि उसे वसंत और शरद ऋतु और युद्धरत राज्यों की अवधि का भी कुछ ज्ञान था। क्योंकि वो वास्तव में खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता था। उसकी हंसी थोड़ी तेज हो गई, जिससे उसके आसपास के लोगों से कुछ नजर आ गई, विशेष रूप से काली बनियान पहने आदमी, जिसने कुछ विशेष रूप से मनोरंजक खोज लिया था, और झो पेंग को करीब से देखा। भाई क्वान पर ध्यान दिए बिना, जो अभी भी उसे फोन पर समझा रहा था, उसने चुपचाप झो पेंग से कहा, कौन सा विमान? ये एक बातचीत है। क्या आप कृपया इस गंभीर अवसर के लिए कुछ सम्मान दिखा सकते हैं? झो पेंग केवल अपनी हंसी रोक सका और फुसफुसाया, हां, हां, समझ गया, भाई लॉन्ग। अंत में फोन के दूसरे छोर पर क्वांगे और जिंगे ने स्पष्ट रूप से समझाया कि उसका बड़ा भाई कौन था और वो कौन था। काली बनियान पहने आदमी ने फोन रख दिया, स्पीकर काट दिया और उसे अपने कान से लगाते हुए बुदबुदाया, ओह, उसे, मैंने इसके बारे में सुना है। आप दोनों बहुत करीब नहीं हैं, है ना? अंत में उन्होंने कहा, हे शी जियाओ, सन बिन, है ना? ठीक है, मैं उसे फोन करूंगा। इतना कहने के बाद उसने क्वान जी को चंचल भाव से देखते हुए फोन रख दिया। ठीक है, मैंने पहले ही चेन जिंग की व्यवस्था कर ली है और हम आपको अपने भाई से मिलना चाहिए। इस बिंदु पर क्वांगे के पास अब प्रारंभिक अहंकार नहीं था। उसके माथे पर घबराहट से पसीना आ रहा था, हकलाता था और बोल नहीं रहा था। काली बनियान पहने आदमी ने अपना फोन उठाया और कहा, क्या मुझे आपके भाई को फोन करना चाहिए? ओह, ऐसा लगता है कि उसके पास फोन भी नहीं है। मुझे उसका पेजर नंबर दें और मैं उससे पूछूंगा। कोई जरूरत नहीं है, भाई लॉन्ग। ये सब गलतफहमी है। मेरा छोटा भाई अपरिपक्व है। मैं उनसे तुरंत माफी मांगता हूं। क्वान जी पहले से ही जानता था कि वो और प्रतिद्वंद्वी एक ही स्तर पर नहीं थे। उसने हमेशा सोचा था कि चेन जिंग की नजर में उसका पहले से ही भयानक बड़ा भाई सिर्फ एक छोटा भाई था। फिर ये लॉन्ग जी, जो चेन जिंग के साथ चैट कर सकता है और हंस सकता है, वो ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है जिसे वो उकसा सकता है? इस बिंदु पर झो पेंग को पता था कि मैच खत्म हो गया है। काली बनियान में लॉन्ग जी के प्रकट होने के बाद उनका अपना मामला पूरी तरह से हल हो गया था। बाहरी लोगों के हस्तक्षेप के बिना पुनर्जन्म के केवल 2 दिनों के बाद भी झो पेंग ने परिसर में असहज कारकों गुओफी और झांग वेई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन दोनों को अभी भी आक्रोश से उसकी ओर देखते हुए वो चुपके से अंदर से मुस्कुराया, युवा और अभिमानी। बाकी सरल था। क्वांजी की डांट के बाद गुओफी और झांग वेई ने झो पेंग से माफी मांगी। हालांकि वे कुछ हद तक अनिच्छुक लग रहे थे, झो पेंग ने आगे दबाव नहीं डाला। मेरा मानना है कि आज दोपहर में जो कुछ हुआ, उसके बाद वे दोनों शायद अब उसके खिलाफ कोई जबरदस्त कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। भीड़ के धीरे धीरे तितर बितर होने के बाद काली बनियान पहने आदमी ने कहा, बिंजी, ये तुम्हारे लिए कैसे हुआ? कुछ कहने की जरूरत नहीं है। भाई लॉन्ग के पास अभी भी चेहरा है। लियू बिन ने ईमानदारी से कहा, तो चलो चलते हैं। क्या हमें जश्न मनाने के लिए जगह ढूंढनी चाहिए? मैं भूखा मर रहा हूं। भाई लॉन्ग ने आलस्य से खिंचाव किया और कहा। झो पेंग ने अपनी जेब में 500 युआन निचोड़े। मौजूदा कीमतों के बारे में सोचते हुए कुछ लोगों को भोजन कराना निश्चित रूप से पर्याप्त होगा। इसलिए उन्होंने कहा, धन्यवाद, भाई लॉन्ग। मैं आज आपको दोपहर का भोजन कराऊंगा। आप इलाज कर रहे हैं? भाई लॉन्ग ने झो पेंग की ओर तिरछी नजर से देखा और कहा, तुम बच्चे मेरे साथ बाहर आओ। मैंने कभी किसी और को इसके लिए भुगतान करने दिया है? ठीक है। झो पेंग ने झिझकते हुए लियू बिन की ओर देखा। लियू बिन ने शांति से झो पेंग को थोड़ा सिर हिलाया। ठीक है, धन्यवाद, भाई लॉन्ग। इस समय चेन युआन ने चुपचाप झो पेंग से कहा, पेंगर,
तुम दोनों आगे बढ़ो, मैं नहीं जाऊंगा। झो पेंग जानता था कि चेन युआन बाहर घूमने का प्रकार नहीं था, इसलिए इस तरह की सेटिंग में वो इसमें शामिल नहीं होगा। इसलिए उसने सहमति में सिर हिलाया। चेन युआन ने समूह का अभिवादन किया और फिर अपने आप चले गए। भाई लॉन्ग ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गए। स्कूल चौराहे पर भाई लॉन्ग ने एक कार की चाबी निकाली और सड़क के किनारे खड़ी गहरे हरे रंग की टोयोटा कैमरी का दरवाजा खोल दिया। भाई लॉन्ग सीधे ड्राइवर की सीट पर चले गए। लियू बिन आगे की यात्री सीट पर बैठ गए और झो पेंग और अन्य दो पीछे की सीट पर बैठ गए। एक बार जब सभी लोग बैठ गए तो भाई लॉन्ग ने ये नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहे थे। तो भाई लॉन्ग लेकिन कार स्टार्ट की और स्टिकर मिलने से पहले आप सीधे स्कूल के गेट पर क्यों नहीं गए और सड़क के किनारे पार्क क्यों नहीं हुए? झो पेंग ने लापरवाही से पूछा। भाई लॉन्ग, जो गाड़ी चला रहा था, ने अपना सिर घुमाए बिना कहा, टिकट चिपका रहा है। किस तरह की पट्टी पहनी चाहिए? झो पेंग वास्तव में याद नहीं कर सकते कि ट्रैफिक पुलिस ने 1999 में टिकट पोस्ट किए थे या नहीं, ऐसा लगता है। खैर, ठीक है, शायद मैं इसके बारे में अधिक सोच रहा था। इसके अलावा गाड़ी चलाना बहुत उबाऊ है। क्या होगा अगर वे बच्चे हमें गाड़ी चलाते हुए देखते हैं और तुरंत भाग जाते हैं? हमें आश्चर्य से क्या करने की आवश्यकता है? क्या यह बिंजी है? हाँ, भाई लॉन्ग ने झो पेंग को देखकर जारी रखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि भाई लॉन्ग चंचल होगा, लेकिन यह सोचकर कि वो कैसे कोला की बोतल से बुलबुले उड़ा रहा था, झो पेंग को आखिरकार राहत महसूस हुई। डोंगजी, जिसने अभी बहुत कुछ नहीं कहा था, ने अब मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, यदि लॉन्गजी की कार आपके स्कूल के ठीक सामने रुकती है तो वास्तव में बातचीत करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। झो पेंग, क्या आप जानते हैं कि यह किस तरह की कार है? अध्याय 20 ब्रदर लॉन्ग का व्यायामशाला। डोंगजी ने झो पेंग से पूछा कि क्या वह जानता है कि लॉन्ग जी किस तरह की कार चलाता है। झो पेंग ये नहीं कह सकता था कि उसने गाड़ी चलाई थी, इसलिए वो केवल इतना कह सकता था, हाँ, मैंने टोयोटा कैमरी में सवारी की है। हाँ, डींग मत मारो। कैमरी? ये एक कार्मी है, एक टोयोटा कार्मी। डोंगजी ने बगल से मजाक उड़ाया। झो पेंग अवाक था, लगातार खुद को याद दिलाता था, ये 1999 है, 2019 नहीं। ये 1999 है, 2019 नहीं। इस कार की कीमत कितनी है? गंग जी, जो अब तक ज्यादा बात नहीं कर पाई थी, ने लापरवाही से पूछा। कुल लगभग 500,000 युआन है, भाई लॉन्ग ने गाड़ी चलाते हुए कहा। 500,000। आपको 6 युआन में ऑडी अ 500,000 खरीदने में सक्षम होना चाहिए, है ना? झो पेंग चुपचाप बुदबुदाया। हालांकि झो पेंग बहुत चुपचाप बात कर रहे थे, फिर भी भाई लॉन्ग ने उसे सुना। भाई लॉन्ग मुस्कुराया और कहा, क्या 500,000 महंगा है? यह पूरी तरह से आयातित कार है और इसके अलावा 6 बहुत बदसूरत है। ऑडी खरीदना लेक्सस जितना अच्छा नहीं है, यह कितना प्रभावशाली होगा? दरअसल 2000 से पहले कार की स्थिति के मामले में ऑडी वास्तव में लेक्सस से नीच थी, जो बाद में लेक्सस बन गई। ऐसा लगता है कि भाई लॉन्ग वास्तव में अमीर है। झो पेंग ने 1999 में 500,000 युआन के बारे में सोचा। बिनचिंग शहर में सबसे अच्छा स्थान 2 अपार्टमेंट खरीद सकता है। केवल 10 मिनट से अधिक समय के बाद कार एक रेस्तरां के सामने रुकी और समूह बाहर निकल गया। भाई लॉन्ग ने कहा, मैं आपको यह जगह दिखाता हूं, यह नया खोला गया है। झो पेंग ने ऊपर देखा और ली का ब्रेज लैम्प देखा। झो पेंग इस जगह के बारे में जानते थे और बाद की पीढ़ियों में कई बार वहां खाए थे। 2000 के बाद की अवधि के लिए यह स्थान अपने अनूठे स्वाद और गुणवत्ता सामग्री के कारण कई वर्षों तक वास्तव में लोकप्रिय था। रेस्तरां में बैठने के बाद भाई लॉन्ग ने ब्रेज मेमने का एक बर्तन और अपने कई सिग्नेचर डिश ऑर्डर किए। लापरवाही से बातचीत की। बातचीत से मुझे पता चला कि भाई लॉन्ग का असली नाम जियांग शियाओलोंग है।
उनका परिवार निर्माण में काम करता है, इसलिए उनका परिवार छोटी उम्र से ही एक शरारती बच्चा था। जूनियर हाई से स्नातक होने के बाद उन्होंने 3 साल तक एक निजी हाई स्कूल में पढ़ाई की। फिर उनके परिवार ने उन्हें आयरलैंड के एक अज्ञात विश्वविद्यालय में भेज दिया। चीन लौटने के बाद मैंने 2 साल इधर-उधर खेलने में बिताए। तब मैंने दोस्तों से सुना कि चीन में फिटनेस लोकप्रिय हो रही है। जब मैं आयरलैंड में पढ़ रहा था, तो मैंने कुछ समय के लिए जिम जाने की कोशिश की, लेकिन बिंचिंग लौटने के बाद मुझे कभी एक अच्छा जिम नहीं मिला, इसलिए मैं फिर कभी नहीं गया। इस बार मैंने एक दोस्त से सुना कि फिटनेस चीन में लोकप्रिय हो रही है। चूंकि मुझे वैसे भी ये पसंद आया, इसलिए मैंने खुद एक खोलने का फैसला किया। इसलिए मैं जिम खोलने के लिए पैसे के साथ अपने परिवार में शामिल हो गया। उस समय जिम बाद के समय में देखे गए बड़े चेन जिम या हाई एंड प्राइवेट क्लबों से बहुत दूर थे। वे छोटी कार्यशालाओं की तरह थे और बाद की पीढ़ियों के विपरीत ग्राहक आधार मुख्य रूप से कॉलेज के छात्र और एक निश्चित वित्तीय पृष्ठभूमि वाले सफेदपोश कर्मचारी है। इस समय मुख्य समूह ज्यादातर युवा लोग थे, जिनके पास अपनी ऊर्जा निकालने के लिए कहीं नहीं था। भाई लॉन्ग खुद एक स्थिर व्यक्ति नहीं है और वो सीधा, चंचल और अपने व्यक्तित्व के साथ दोस्त है। इसलिए भले ही उसने कुछ समय के लिए जिम चलाने से ज्यादा पैसा नहीं कमाया, लेकिन उसने समाज में काफी दोस्त बनाए। लियू बिन संयोग से मिले जब वो किसी की तलाश में लॉन्ग जी के जिम गए। कुछ ही देर में व्यंजन आ गए और समूह ने भोजन करते समय बातचीत की। डापिंग, अगर आपके पास समय है तो आप मेरे जिम में आ सकते हैं और इसे महसूस कर सकते हैं। जैसे जैसे वे एक दूसरे को जानने लगे, भाई लॉन्ग भी झू पेंग के प्रति मित्रवत हो गए। ठीक है भाई लॉन्ग, आपकी दुकान कहाँ स्थित है? झू पेंग ने लापरवाही से पूछा। ये ल्यूजियाकियाओ में है, बिंजी के स्कूल से ज्यादा दूर नहीं। ओ, झू पेंग को थोड़ा आश्चर्यचकित देखकर भाई लॉन्ग ने पूछा, क्या गलत है? झू पेंग ने एक पल के लिए सोचा और पूछा, भाई लॉन्ग, आप वहां गाड़ी क्यों चला रहे हैं? बिना किसी हिचकिचाहट के भाई लोंग ने कहा, बहुत सारे आवासीय क्षेत्र हैं, बहुत सारे पैदल यातायात हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे अपने बेकार सार्वजनिक आवास का भुगतान नहीं करना पड़ता है। यह कितना बड़ा है? 300 वर्ग मीटर से अधिक। क्या आपके पास एक निजी प्रशिक्षक है? निजी प्रशिक्षक? प्रांतीय भारोत्तोलन टीम के एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ वहां मदद कर रहे थे। झो पेंग के विस्तृत प्रश्न को देखकर भाई लॉन भी उत्सुक हो गए। इसी तरह लियू बिन और अन्य दो ने झो पेंग को उत्सुकता से देखा। दापेंग, क्या गलत है? क्या कोई समस्या है? झो पेंग ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी, एक सिगरेट जलाई और कहा, भाई लॉन्ग, आपने ये जिम विशुद्ध रूप से मनोरंजन के लिए या सिर्फ पैसा कमाने के लिए खोला है? भाई लोंग सीधे बैठ गया। निश्चित रूप से पैसा कमाने के लिए। बेशक, मुझे घूमना पसंद है और मेरे दोस्तों के पास एक सभा स्थल है, इसलिए जब हमारे पास खाली समय हो तो हम बाहर घूम सकते हैं। झो पेंग ने अपनी यादों को व्यवस्थित किया और फिर पूछा, जिम खोलने का सुझाव देने वाले दोस्त ने आपको लेकिन फिर भी जवाब दिया, वो लड़का वह था जिससे मैं आयरलैंड में पढ़ाई के दौरान मिला था। चीन लौटने के बाद वो यांजिंग में काम करने चला गया। जब हम विदेश में थे तो हम एक साथ जिम जाते थे। इस साल की शुरुआत में एक चैट के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि यांजिंग में सभी युवा वर्कआउट करना पसंद करते हैं और वे हांगकांग में एक फिटनेस क्लब खोलने वाले हैं, जो वास्तव में हांगकांग में प्रसिद्ध है, कुछ ऐसा जो मैं भूल गया था। उन्होंने कहा कि ये युवा लोगों के बीच नया चलन होगा। क्या उस क्लब को हाओशा कहा जाता है? झो पेंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, इसे हाओशा कहा जाता है। आप ये भी जानते हैं? लियू बिन ने आश्चर्य से झो पेंग की ओर देखा। ये सही है। झो पेंग मन ही मन मुस्कुराया। अपने पिछले जीवन में उनकी कंपनी ने एक फिटनेस क्लब की प्रचार योजना को बढ़ावा दिया और झो पेंग इसमें शामिल थे। इस कारण से उन्होंने विशेष रूप से उस अवधि के दौरान
घरेलू फिटनेस उद्योग पर कुछ शोध किया। 1999 में हाओशा ने पहली बार चीन में बड़े पैमाने पर हाई एंड फिटनेस क्लब बिजनेस मॉडल पेश किया। उन्नत प्रतिभा और प्रबंधन अवधारणाओं के साथ साथ नवीन उपकरण, समूह व्यायाम कक्षाएं और विभिन्न उन्नत फिटनेस प्रौद्योगिकियों के इंजेक्शन के साथ परिपक्व चेन फिटनेस क्लब उद्योग संचालन मॉडल को घरेलू फिटनेस उद्योग ऑपरेटरों के लिए प्रदर्शित किया गया था। तब लोगों को एहसास हुआ कि जिम और फिटनेस क्लब इस तरह से खेले जा सकते हैं। झो पेंग को चुप होते और बस चुपचाप मुस्कुराते हुए देखकर भाई लॉन्ग ने धैर्य खोना शुरू कर दिया। डापेंग, क्या आप फिटनेस उद्योग के बारे में भी जानते हैं? झो पेंग ने एक पल के लिए सोचा और कहा, भाई लॉन्ग, अगर आप यहां सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए हैं, तो आप चीजों को वैसे ही रख सकते हैं जैसे वे हैं। लेकिन अगर आप फिटनेस उद्योग में पैसा कमाना चाहते हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप अपना वर्तमान जिम बंद कर दें। इसे बंद कर दिया? भाई लॉन्ग ने कुछ नाराजगी के साथ पूछा। हालांकि उनका जिम निवेश बड़ा नहीं था और मुनाफा कम था। यह उनका पहला व्यवसाय था जिसे उन्होंने कभी शुरू किया था। और यदि आप व्यवसाय के आकार के बारे में बात करते हैं, तो वो एक बॉस होंगे। लेकिन अब इस मिडिल स्कूलर की नजर में ऐसा लगता है कि जिस करियर पर उन्हें हमेशा गर्व रहा है, उसका कोई भविष्य नहीं है। भाई लॉन्ग की अभिव्यक्ति को काला देखकर लियू बिन ने जल्दी से झो पेंग को एक नजर दी। दापेंग, बकवास मत करो। झो पेंग ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जारी रखा, हां, इसे बंद कर दो। एक नया खोलें, एक नया स्थान चुनें, इसे बड़ा करें और व्यवसाय मॉडल बदलें।